नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल नन कॉमर्स हर्ष पे और जय हिंद आप सबको। तो आज इसमें हम पढ़ने वाले हैं आपके बीबीए एफआईए पर्सनल फाइनेंस का जो यूनिट 3 है, मैनेजिंग इन्वेस्टमेंट। इसमें 3 चैप्टर्स आपके लेसन 6, 7 और 8। तो उन्हें हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। तो उम्मीद है कि पिछले के 2 यूनिट्स जो प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, 2 यूनिट्स की वीडियो आप देखकर भी इसमें पहुंचे होंगे। तो विदाउट टाइम वेस्ट जल्द से जल्द इस वीडियो को भी हम जल्द से जल्द इस यूनिट को भी हम जल्द से जल्द खत्म कर देंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमें पढ़ना है, हाँ, तो सबसे पहले हमें पढ़ना है रोल ऑफ इन्वेस्टिंग। सबसे पहले इन्वेस्टिंग होती क्या है, करते क्यों है, भाई सबको अच्छे से पता होना चाहिए। और सबको मैंने पीछे भी जो हमने बुक्स पढ़ी हुई है उसमें भी हमने अच्छे से पढ़ रखा है इन्वेस्टिंग क्या होती है, करते कैसे है। तो प्लीज इस बार कोई ड्रामा नहीं चाहिए कि तुम्हें पता ही नहीं है। तो सीधा रोल से स्टार्ट करते हैं कि रोल ऑफ इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग मींस पुटिंग योर मनी इनटू एसेट्स और स्कीम्स विद एक्सपेक्टेशन दैट इट विल ग्रो ओवर टाइम। देख यू पॉइंट, ठीक है। तो इन्वेस्टिंग मतलब क्या है, असेट्स में अपना क्या लगाना, पैसा लगाना, जो कि टाइम के साथ साथ बढ़ जाए। ये हमारी एक्सपेक्टेशन रहती है कि टाइम के साथ साथ बढ़ जाए, इसी को हम क्या कहते हैं, इन्वेस्टिंग कहते हैं। तो सबसे पहले जो इसमें रोल है हमारा, वेल्थ क्रिएशन। इन्वेस्टिंग में क्या रोल है, वेल्थ क्रिएशन। इन्वेस्टिंग अलाउज योर मनी टू ग्रो फास्टर थ्रू द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग मतलब इन्वेस्टेड क्या हेल्प करता है, इन्वेस्टिंग ग्रो फास्टर क्या हेल्प करता है, ग्रो फास्टर, और जिससे आपकी वेल्थ क्रिएट होती है। और पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मतलब क्या है, कंपाउंडिंग मतलब जानते हो कि तुम्हें हर महीने 10% का इंटरेस्ट मिलता हो। कि आज तुमने 10 रुपए लगाए, अगले महीने उस पर 10% का इंटरेस्ट मिला, इस महीने 10% का इंटरेस्ट मिला, तो इसमें एक जुड़ जाएगा। ये कितना हो गया, 11 हो गया। फिर इसमें 10% का इंटरेस्ट लगा, इसमें 1.1 जुड़ जाएगा, अब कितना हो गया, 12.1 हो गया। फिर इसमें 10% का इंटरेस्ट, पैसा बढ़ता जा रहा है ना। इसे ही हम कहते हैं कंपाउंडिंग, कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। चलो, वेल्थ क्रिएशन मतलब क्या हो गया, इन्वेस्टिंग अलाउज योर मनी टू ग्रो फास्टर। क्या अलाउ करता है, हमारे पैसा जल्द से जल्द फास्टर ग्रो। मीटिंग फाइनेंशियल गोल्स मतलब वेदर इट इज बाइंग अ हाउस, फंडिंग हायर एजुकेशन और प्लानिंग अ वेडिंग, इन्वेस्टिंग हेल्प यू टू कल्मिनेट द लार्जर पर्पस नीडेड फॉर दीज माइलस्टोन। चाहे आपका एक घर खरीदना हो, या फिर आपको एजुकेशन के लिए फंडिंग करनी हो, या फिर वेडिंग की प्लानिंग हो, किसी भी चीज की प्लानिंग हो, इन्वेस्टिंग आपको इस चीज में हेल्प करता है भाई। ठीक है, आज मैंने ना 10,000 रुपए इन्वेस्ट करके रख दिए मेरे को, क्योंकि 5 साल बाद इस 10,000 रुपए से काम होगा। 5 साल बाद 10,000 रुपए चाहे 15 हो गए हो, चाहे 20 हो गए हो, काम तो मेरा ही आएगा। बढ़ गया ना, इन्वेस्ट करने का फायदा हो गया ना, बस यही है। सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस है इंपॉर्टेंस। क्या है इंपॉर्टेंस, महत्व। ठीक है, महत्व देखते हैं। इन्वेस्टिंग एंड रीचिंग फाइनेंशियल, क्या मतलब है इसका, इन्वेस्टिंग रीचिंग फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स। या ऑब्जेक्टिव लिखना भूल गया, पॉइंट का नाम है इन्वेस्टिंग एंड रीचिंग फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स। मतलब इन्वेस्टिंग एक्ट्स एज अ व्हीकल रीच स्पेसिफिक लाइफ टारगेट्स लाइक रिटायरमेंट, बाइंग प्रॉपर्टी और फंडिंग चाइल्ड फ्यूचर। इन्वेस्टिंग क्या है, इन्वेस्टिंग एक व्हीकल की तरह काम करती है जो कि आपको टारगेट्स अचीव करने में हेल्प करते हैं। किस टाइप के, रिटायरमेंट के, प्रॉपर्टी खरीदने में, या फिर चाइल्ड के फ्यूचर में पैसा लगाने में। ठीक है, ये हो गया हमारा इन्वेस्टिंग रीचिंग फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव। किस टाइप, इन्वेस्टिंग एक व्हीकल है जो कि हमारे फाइनेंशियल टारगेट को या फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करती है। इन्वेस्टिंग इन्वेस्टिंग एंड वेल्थ ग्रोथ मतलब हमने, अब समझो, मान के चलो एक लाइन में सीक्वेंस वाइज पढ़ते हैं, हमने टारगेट अचीव कर लिया। ठीक है, मेरा टारगेट था कि रिटायरमेंट के बाद आराम की जिंदगी जीऊंगा। नहीं, इतना लंबा टारगेट नहीं है। मेरा टारगेट था कि एजुकेशन, मतलब मेरे बच्चे के लिए एजुकेशन के लिए अच्छा पैसा प्रोवाइड करना है, वो टारगेट कंप्लीट करना है। वेल्थ ग्रोथ में क्या पढ़ना है, this focuses on exponential growth by reinvesting your profits, your initial capital multiple significantly over the long term। अब जो तुम्हारा अर्निंग आता है, जो तुम्हारा सारे खर्चों के बाद जो बच जाता है ना पैसा, उसको तुम लगाते हो कहीं पे, तुम्हें उसका डिविडेंड मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, उससे तुम्हारा क्या बढ़ता है, वेल्थ बढ़ता है, वेल्थ ग्रो होता है। ठीक है, हाँ, ठीक है, इन्वेस्टिंग एंड वेल्थ ग्रोथ। अगला है रिटायरमेंट इन्वेस्टिंग। इसमें क्या मतलब पढ़ना है हमें, सिंस प्रोफेशनल इनकम स्टॉप्स आफ्टर रिटायरमेंट। देखो, रिटायरमेंट के बाद हमारी जो नॉर्मल इनकम रहती है वो स्टॉप हो जाती है, आना रुक जाती है। ठीक है, वेल प्लान्ड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो एंश्योर्स अ स्टेडी मंथली कैश फ्लो टू मेंटेन अ कंफर्टेबल लाइफस्टाइल। अगर तुमने अच्छे से इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा तो तुम्हारे रिटायरमेंट के बाद तुम हर महीने उसमें से पैसा निकाल सकते हो और अपने घर को, अपने खर्चे को इजीली चला सकते हो। तुम्हें अपने बच्चों पे, बूढ़े होने के बाद तुम्हें अपने बच्चों पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। ठीक है, इन्वेस्टिंग में ये भी फायदा होता है, ये भी इन्वेस्टिंग का एक महत्व है।
अगला है अचीविंग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। ये बिना पढ़े ना कोई भी इससे अगर ये नॉर्मल पॉइंट्स जो मैंने लिखे हुए बिना भी पढ़े सिर्फ ये पॉइंट भी पढ़ लेगा ना उसको समझ आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया अचीविंग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब यही होगा ना कि हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे अगर इन्वेस्टिंग करेंगे। बेसिक सी बात है मेरे भाई। चलो पढ़ के बताते हैं। दिस रेफर्स टू रीचिंग अ स्टेज वेयर योर इन्वेस्टिंग जनरेट्स एनफ इनकम टू कवर योर लिविंग एक्सपेंस सो योर। ठीक है, क्या मतलब है इसका, जो बताता वही मतलब है और कुछ अलग नहीं है। ठीक है, इन्वेस्ट कर तुम पैसा इन्वेस्ट करोगे तो इन्वेस्टिंग तुम्हारी हेल्प करेगा तुम्हें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनाने में। ठीक है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं फटाफट से विदाउट टाइम वेस्ट। देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या होने वाला है। चलो सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्टिव शुड बी, हमारा ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए, जो कि मैं पहले भी कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ। स्मार्ट यानी कि एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, आर फॉर जस्ट सेकंड उल्टा हो गया थोड़ा सा, हाँ सॉरी, ए फॉर एटेनेबल, आर फॉर रिलेवेंट, टी फॉर टाइम। अब सबको एक एक करके मतलब समझता है। सबसे पहले एज फॉर स्पेसिफिक, आपका जो ऑब्जेक्टिव होगा ना, आपका जो इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव होगा वो कैसा होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, कोई स्पेसिफिक चीज पर होना चाहिए। कहने का मतलब है कि तुम कहते हो कि तुम कहते हो कि मुझे 10,000 रुपये जमा करने हैं, लेकिन क्यों करने हैं, कैसे करने हैं, स्पेसिफाई नहीं है कुछ भी, पर करने हैं। ठीक है, चलो ये गलत चीज है, स्पेसिफिक होना चाहिए कि क्यों करने हैं। ठीक है, ओके। चलो दूसरी चीज मेजरेबल, चलो मेजरेबल तो है, हम इसको अमाउंट में यानी मैथ्स के टर्म में मेजर कर सकते हैं। मेजरेबल होना चाहिए। अब मैंने सिर्फ इतना सोच लिया कि मुझे पैसे जमा करने हैं, तो क्या वो मेजरेबल है? नहीं है। सिर्फ मैंने सोचा है, मैंने कोई अमाउंट तय नहीं करी है। हमेशा एक अमाउंट तय होना चाहिए। मेजरेबल हम तब कहेंगे। अटेनेबल मतलब उस चीज को हम असली में, रियलिटी में अपने इनकम के हिसाब से उस चीज को अटेन कर सके, पा सकते हैं। पाने की क्षमता, ठीक है, हम उसको पा सकते हैं यार। पाने की क्षमता, ठीक है, समझ लेना, क्षमता लिख दे रहा हूँ मैं खाली, मेरे को मेरी हिंदी कमजोर है। ठीक है, हो सकता है ये भी गलत लिख दिया हो। ठीक है, क्षमता, हमें हमारे पास वो पाने की क्या हो, क्षमता हो। ठीक है, ओके, उस चीज को अटेंड करने की क्षमता हो। नेक्स्ट वाला है रिलेवेंट। हमेशा क्या ना कैसा होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए, इरिलेवेंट नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है, अब तुमने सोचा कि मेरे को 10,000 रुपये जमा करने हैं ताकि मैं एक, हाँ देखो अभी ना आपके पास मान के चलो आईफोन 16 प्रो है। ठीक है, आईफोन 16 प्रो है, i16 लिख दिया, आईफोन 16 प्रो है। अब तुम कह रहे हो कि मुझे 10,000 रुपये जमा करने हैं ताकि मैं डाउन पेमेंट देकर आईफोन 17 प्रो खरीद सकूं, मतलब 15,000 रुपये जमा करने हैं ताकि मैं आईफोन 17 प्रो खरीद सकूं। एग्जाम्पल दे रहा हूँ बस। ठीक है, तो ये क्या रिलेवेंट है तुम्हारे किसी चीज की? नहीं। जो काम तुम 16 में करते हो वो काम तुम 17 में भी कर सकते हो। तो क्या इरिलेवेंट है? नहीं, ये इरिलेवेंट है, किसी काम का खर्चा नहीं है। ठीक है, ओके। हमेशा हमारा जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए। टाइम बाउंड होना चाहिए हमेशा। कैसा होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए। मतलब टाइम बाउंड मतलब अब मैं 3 महीने में 3 महीने में आई विल, जमाने को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? ठीक है, आई विल सेव 10,000 रुपीज इन नेक्स्ट 3 मंथ्स। ठीक है, मैं अगले 3 महीनों में 10,000 रुपए की पूंजी या 10,000 रुपए जमा करूंगा। ठीक है, तो हमेशा कैसा होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए। अब मैंने सोच लिया कि मैं 1 करोड़ रुपए अगले 3 महीने में जमा करूंगा, मेरी सैलरी सिर्फ 3 लाख रुपए है 1 महीने की, एग्जाम्पल दे रहा हूँ बस। ठीक है, मेरी सैलरी 1 लाख रुपए हर महीने की और मैं अगले 3 महीने में 3 करोड़ रुपए जमा कर लूँ, क्या ये पॉसिबल है? यार पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, टाइम बाउंड होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ 1 करोड़ रुपए जमा करूंगा अगले 10 सालों के अंदर, माइट भी हो सकता है कि मैं कर लूँ, बिल्कुल। ठीक है, एग्जाम्पल है बस। ओके, स्मार्ट ऑब्जेक्टिव शुड बी स्मार्ट, समझा दिया। अच्छा, असेसिंग रिस्क एंड रिटर्न, इसे भी समझ लेते हैं साथ के। ठीक है, क्या होता है ये? सबसे पहले इसको या तो तुम रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ कह लो या फिर रिस्क। ठीक है, कहने का मतलब है, मैं ग्राफ से समझाता हूँ इसको। ठीक है, यहाँ पे रहेगा रिस्क, तुम यहाँ पे रहेगा रिटर्न नीचे। चलो नीचे रिस्क कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ रहेगा रिटर्न इस वाले ग्राफ पे। ठीक है, रिटर्न यहाँ पे लो है, ऊपर जाएगा तो हाई हो जाएगा। रिस्क यहाँ पे लो है, आगे जाएगा तो हाई हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने रिस्क ज्यादा लिया, रिस्क लिया इतना, तो रिटर्न भी हो गया मेरा इतना। रिस्क लिया इतना,
तो रिटर्न भी मेरा कितना होगा, इतना। कहने का मतलब है रिस्क और रिटर्न का जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, मैंने बोला कि रिस्क लिया मैंने इतना, तो रिटर्न भी मेरा बढ़ सकता है। रिस्क और बढ़ाया मैंने, रिटर्न भी बढ़ सकता है। रिस्क और बढ़ाया मैंने, रिटर्न भी बढ़ सकता है। ओके, तो यानी कि अगर तुम रिस्क बढ़ाओगे तो रिटर्न के चांसेस भी कैसे होते हैं, बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो रिस्क और रिटर्न में कैसा रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। कैसा है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। याद रहेगा, ये लिख कर आना, ग्राफ बनाकर आना, बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ऐसा करना, यहाँ पे 10 20 30, यहाँ पे 10 20, अगर रिस्क 10 हुआ तो ये भी 10 होगा, ये 20 हुआ तो ये भी 20 होगा, ऐसा ऐसे करके ग्राफ बनाकर आना। तो रिस्क और रिटर्न में कैसा रिलेशनशिप जाता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप। रिस्क कम लोगे तो रिटर्न भी कैसा आएगा, कम आएगा। याद रहेगा। ओके, चलो ये सब समझ लिया। अब हम समझ लेते हैं हमारे व्हीकल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, या फिर इसको कह सकते हैं ओवरव्यू ऑफ डिफरेंट इन्वेस्टमेंट व्हीकल। मतलब अलग अलग तरीके के इन्वेस्टमेंट हमने ऑलरेडी पिछली बार फंडामेंटल ऑफ स्टॉक या इमर्जिंग बैंकिंग एंड फाइनेंस, बहुत सारे मैंने इतनी बार करवा रखा है, कॉमर्स लिटरेसी है ना, सारे एग्जाम में इतने बार करवा रखा है, बट फिर भी ये करवा देता हूँ। ठीक है, किस किस टाइप के इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं। स्टॉक्स, स्टॉक्स क्या होता है भाई, मैंने ऑलरेडी समझा रखा है बट फिर भी समझा रहा हूँ। जब हम एक कंपनी आईपीओ करते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर, पहली बार शेयर इशू करती है, तो शेयर इशू करने के बाद एक शेयर होल्डर, एक बंदा खरीदता है, वो शेयर होल्डर बन जाता है। अब वो किसी और को बेचता है, ठीक है, तो वो स्टॉक मार्केट आ जाता है। जब सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम बिकता रहता है तो वो स्टॉक मार्केट, स्टॉक बन जाता है। ठीक है, एक तरीके से एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे समझो। तो स्टॉक यानी वही कंपनी की ओनरशिप हाथ में आती है, ये सब रहता है। तो स्टॉक भी क्या, एक इन्वेस्टमेंट है। बॉन्ड्स, बॉन्ड्स भी दो तरीके के होते हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड्स मोस्ट सेफेस्ट, सबसे ज्यादा सेफ होते हैं, ठीक है, मोस्ट सेफेस्ट गवर्नमेंट बॉन्ड्स। प्राइवेट कंपनी बॉन्ड्स भी होते हैं, ठीक है, प्राइवेट कंपनी बॉन्ड्स भी होते हैं, ठीक है। इन पर डायरेक्ट हर महीने का वो मिलता है, सॉरी हर ये मैंने मतलब ये मंथली या फिर क्वार्टरली या फिर आपका एनुअली, इस पे जो आपको रिटर्न देना रहता है ना, वो मिलता है आपको। ठीक है। म्यूचुअल फंड्स, म्यूचुअल फंड्स इट्स अ ब्रोकरेज टाइप है, ठीक है, ब्रोकरेज, इसमें ब्रोकर्स होते हैं। सबसे पहली बात, ये आपका पैसा रखते हैं, मतलब ये समझ लो आप हो प्यारे प्यारे इन्वेस्टर्स, बहुत सारे इन्वेस्टर्स, बहुत सारे इन्वेस्टर्स, ठीक है। ये है म्यूचुअल फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। अपना पैसा यहाँ पे दे रहे हो आप, ठीक है, अपना पैसा यहाँ पे दे रहे हो आप, ठीक है, अपना पैसा यहाँ पे दे रहे हो आप यूरो डॉलर रुपया सब बना के, खैर अपना पैसा तुम इसमें डाल रहे हो। अब ये तुम्हारे पैसे को क्या करेगी, इन्वेस्ट करेगी, इन्वेस्ट करेगी। म्यूचुअल फंड्स तुम्हारे पैसे को इन्वेस्ट करता है, कहाँ लगाता है, मार्केट में लगाता है, ठीक है, मार्केट में इन्वेस्ट करेगा। अब इसके भी, इस इन्वेस्टमेंट का ये बढ़ जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही हाई क्वालिफाइड होल्डर्स होते हैं। कौन से होल्डर्स, शेयर मार्केट के स्ट्रैटेजी, मतलब पढ़े लिखे, बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे, एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये न्यू इन्वेस्टर्स होते हैं, कौन से होते हैं, ये न्यू होते हैं, या फिर वो जो सेफ इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज, ये ये सब अपना पैसा म्यूचुअल फंड्स में देता है, एंड फिर म्यूचुअल फंड्स इसको मार्केट में इन्वेस्ट करता है। इन्वेस्ट करने के बाद जब इसका पैसा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो उसमें से कुछ हिस्सा ये अपने पास रख लेता है, और बाकी का हिस्सा जिनका पैसा है उन्हीं के अकाउंट में बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। म्यूचुअल फंड समझ आया मेरे भाई। म्यूचुअल फंड्स के बाद अगला आ जाता है रियल इस्टेट। रियल इस्टेट हम किसे बोलेंगे, रियल इस्टेट जब आप किसी लैंड, बिल्डिंग, फ्लैट, किसी भी चीज में पैसा लगाते हो, ठीक है। फ्लैट यानी कि मान के चलो तुमने फ्लैट खरीदा 16 लाख रुपए का, ठीक है, और उसको 20 लाख रुपए में किसी और को बेच दिया, इन्वेस्टमेंट हो गई भाई, पैसा बढ़ गया उसका, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, बिल्डिंग हमेशा क्या होती है, डेप्रिशिएट होती है मेरे भाई। लैंड हमेशा क्या होता है, बढ़ता रहता है, ठीक है। ये चीज दिमाग में रखना अपने। आज तुमने एक जमीन ली, उसके पास से हाईवे निकल गया मेरे भाई, हाईवे निकल गया, इस जमीन का दाम बढ़ गया, ठीक है। अब वही जमीन, कोई जमीन तुम खेत में लोगे, वो बहुत ही सस्ते दामों में मिल जाएगी, ठीक है, बहुत ही सस्ते दामों में मिलेगी, ठीक है, ये समझ जाओगे। अदर इन्वेस्टमेंट, अब बाकी सारे गोल्ड, सिल्वर, जिनका प्राइस घटता रहता है, बढ़ता रहता है, ये भी एक इन्वेस्टमेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। गोल्ड सिल्वर पे इन्वेस्ट करना भी एक इन्वेस्टमेंट है। और भी टाइप के इन्वेस्टमेंट हो जाते हैं। अच्छा, तुम्हारे शेयर भी एक इन्वेस्टमेंट है, इसमें लिखा नहीं है, ठीक है, शेयर भी एक इन्वेस्टमेंट है। और भी बहुत टाइप के इन्वेस्टमेंट है, बोलोगे अगर कमेंट करोगे तो मैं और भी बता दूंगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है। इतने तुम्हारे बुक में है, इतने कर लेना। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब जो मैं अगला टॉपिक पढ़ना है वो है वोलेटिलिटी एंड स्टैंडर्ड डेविएशन।
ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, चलो पढ़ते हैं। वॉलेटिलिटी, इसका मतलब होता है वॉलेटिलिटी मींस मेजर्स हाउ मच एंड हाउ क्विकली द प्राइस ऑफ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ एसेट्स फ्लक्चुएट्स मूव्स अप डाउन ओवर टाइम, यानी कि इट रिप्रेजेंट द बम्पीनेस और अनसर्टेनिटी ऑफ योर इन्वेस्टमेंट जर्नी। हाई वॉलेटिलिटी प्राइसेस स्विंग शार्पली, हाई रिस्क, हाई अनप्रेडिक्टेबिलिटी। मतलब देखो वॉलेटिलिटी का मतलब क्या होता है कि कितनी जल्दी आपके आपके शेयर, स्टॉक या फिर इन्वेस्टमेंट का प्राइस फ्लक्चुएट करता है यानी कि अप एंड डाउन होता है, ठीक है। तो जिसका मतलब जैसे आपने कोई स्टॉक आपने चेक किया, तो उसका स्टॉक का आज तो उसका प्राइस है बिल्कुल 1600 रुपये, और कल तुम देखोगे कि वही 1400 रुपये हो गया, फिर देख रहे हो कि 2-3 दिन में फिर बढ़ गया, कम हो गया। तो उस शेयर का प्राइस जो है बहुत ही जल्दी बढ़ता रहता है, कम होता रहता है, बढ़ता रहता है, कम होता रहता है। तो इसी चीज को वोलेटिलिटी कहते हैं कि जितनी जल्दी आपका शेयर प्राइस बढ़ता रहेगा, कम होता रहेगा, यानी फ्लक्चुएशन, जितनी जल्दी वो फ्लक्चुएट होगा उसमें उतना ज्यादा वोलेटिलिटी हाई है, जितना कम होगा उतना कम वो मतलब वोलेटिलिटी उतना कम है, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? इट इज अ स्टैटिस्टिकल टूल, एक टूल होता है जो कि यूज किया जाता है फाइनेंस टू क्वांटिटी और कैलकुलेट द एग्जैक्ट डिग्री ऑफ वेरिएशन, मतलब कितना डिग्री या फिर कितना परसेंट आपका जो वोलेटिलिटी हो रहा है उसको कैलकुलेट करने के लिए। इट टेल्स यू टू हाउ फार द एक्चुअल प्राइस आर लाइकली टू स्विंग, ये हमें बता पाएगा कि कितना कितना दूर तक आपका प्राइस जो है वो फ्लक्चुएट कर पाएगा, ठीक है। द गोल्डन रूल, हायर स्टैंडर्ड डेविएशन मोर प्राइस फ्लक्चुएशन हायर रिस्क, मतलब कहने का मतलब है अगर वोलेटिलिटी हाई रही, रिस्क हाई होगा तो जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा वो उतना ही ज्यादा अनप्रडिक्टेबल होगा, यानी कि रिस्क हाई यानी कि अनप्रडिक्टेबल भी हाई हो जाएगा, मतलब वोलेटिलिटी हाई यानी अनप्रडिक्टेबिलिटी भी हाई, उसको समझना, अंदाजा लगाना, प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये चीज समझ आ गई, ओके चलो ओके। अब हायर स्टैंडर्ड डेविएशन और लोअर स्टैंडर्ड डेविएशन। हायर स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन एक टूल है, हमने पता चला गया कि वो वोलेटिलिटी को पता करने के लिए होता है। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा हाई आ रहा है, इसका मतलब है मोर प्राइस फ्लक्चुएशन हायर रिस्क, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन अगर हाई आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अगर हाई आता है तो प्राइस फ्लक्चुएशन ज्यादा होगा, रिस्क कैसा रहेगा, ज्यादा रहेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन कम आता है, प्राइस फ्लक्चुएशन कम होगा, रिस्क क्या रहेगा, कम रहेगा, ठीक है। रिस्क क्या रहेगा, कम रहेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन कम, प्राइस फ्लक्चुएशन कम, ठीक है। चलो मान के चलो, सपोज देयर आर टू इक्विटीज स्टॉक्स, दो स्टॉक्स है तुम्हारे पे, सेम एवरेज एनुअल रिटर्न है, एवरेज एनुअल रिटर्न उनका 10% है, कितना है, 10% है, ठीक है। तो स्टॉक ए का है स्टैंडर्ड डेविएशन 15%, स्टॉक ए का है स्टैंडर्ड डेविएशन 15%, स्टॉक बी का है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन 10%, ठीक है, ओके। तो ए ज्यादा रिस्क होगा, बेसिक सी बात है, स्टैंडर्ड डेविएशन इसका ज्यादा आ रहा है तो इसका ज्यादा रिस्क होगा, ये अनप्रडिक्टेबल भी होगा, ठीक है, पर इसमें हो सकता है रिटर्न भी हाई, क्योंकि रिटर्न देगा तो सीधा 15% का देगा, लॉस देगा तो सीधा 15%, एग्जाम्पल देगा, ठीक है। स्टॉक भी इससे कम है तो ये भी ज्यादा, 10% भी काफी ज्यादा होता है, बट इससे कम है ना, ठीक है। चलो एग्जाम्पल समझ आया। असली में कैसे करते हैं, चलो थोड़ी सी मैथ्स पढ़ लेते हैं, मैथ्स मीन्स थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं, आ जाओ। इसी में आपकी बुक में अगर देखोगे ना, आ जाओ क्या, यहीं पे बताता हूँ। आपकी बुक में अगर देखोगे तो पेज नंबर 151 में आपको दिया होगा वोलेटिलिटी एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, उसके पीछे एक एग्जांपल है जिसको हम अभी के अभी करने वाले हैं, लेट्स डू इट। तो तुम्हारे ही बुक में ये क्वेश्चंस दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है, इलिस्ट्रेशन दे रखा है, कहने का मतलब है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है, एक बार चेक कर लेना। लेट अस सिंप्लीफाइड एग्जांपल विद हाइपोथेटिकल एनुअल रिटर्न्स फॉर स्टॉक ऑफ ओवर 5 इयर्स। एक स्टॉक है, उस पर 5 साल के रिटर्न्स है। अच्छा, इसे देख के भाई डरना मत, छोटा सा एग्जांपल है, 4 मिनट लगेगा समझाने में, इतना ईजी है, तुम बोलोगे सर मजा आ गया समझ के, ठीक है। चलो देख लेते हैं, इलिस्ट्रेशन दिया है, 5 साल के तुम्हें रिटर्न्स दिया, 8%, 12%, -5%, 6%, 10%। -5% का मतलब 5% का भाई को लॉस होता है, किसको, उस स्टॉक पे 5% गिर जाता है, ठीक है। चलो ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन, अच्छा चलो हमने समझ लिया, हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे हमारा वोलेटिलिटी एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। वोलेटिलिटी को निकालने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। अच्छा चलो, इसका मतलब है स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा xi अप माइनस
एक्स बार, ये बार है ऊपर, ठीक है, एक्स बार, ठीक है, स्क्वायर होल, इसका होल, चलो दोबारा से बोलता हूँ, इस स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। ग्रीक वाले सब ये सब सिंबल्स होते हैं, ठीक है, लैंग्वेज होती है ज्यादा, तो मैं इतनी इजीली समझा दूंगा ना, इतनी इजीली समझा दूंगा, तुम बोलोगे मजा आ गया। पूरा इसका जो फॉर्मूला है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू में रूट अंडर किसके, सिग्मा होल स्क्वायर एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन में एन। चलो सबसे स्टेप वन है एक्स बार इक्वल्स टू में सिग्मा एक्स आई अपॉन में एन, सिग्मा एक्स आई अपॉन में एन। चलो एक्स बार का क्या मतलब होता है, एक्स बार का मतलब होता है एवरेज, एक्स बार का क्या मतलब होता है, एवरेज निकालना या फिर मीन निकालना। मीन कैसे निकलेगा, अब एवरेज का इन्होंने कैसे निकलेगा, इन्होंने निकाल के दिखाया सिग्मा एक्स आई एन अपॉन में एन। अब सिग्मा का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सिग्मा का मतलब क्या होता है, सिग्मा का मतलब होता है सबको जोड़ देना, ठीक है। एक्सआई का मतलब 8%, एक्सआई का मतलब 12%, एक्सआई का मतलब -5%, जितने भी नंबर्स दिए ना, एक्सआई का मतलब है वो सारे नंबर्स, सबको क्या कर देना, जोड़ देना किसको, एक्सआई को, और एक्सआई का क्या मतलब है, ये सारे नंबर, तो यानी कि इन सबको क्या कर देना, जोड़ देना। तो एक्सआई वो सिग्मा एक्सआई का मतलब हुआ इन सबको जोड़ देना बेसिकली। एन का मतलब कितने नंबर्स है, एन का मतलब है कितने नंबर्स है, तो 1 2 3 4 5, तो एन की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। सिग्मा एक्सआई की वैल्यू क्या आ गई, सिग्मा एक्सआई निकालते हैं ना, तो इन सबको क्या कर दो, जोड़ दो। सिग्मा एक्सआई का मतलब ये सारे नंबर, सिग्मा का मतलब सबको जोड़ देना। तो 8 और 12 20, 20 और -5 20 और -5 15, 15 और 6 21, 21 और 10 31, 31 हो गया। एन का मतलब क्या था, एन का मतलब टोटल नंबर, ठीक है, एन का मतलब क्या हुआ, टोटल नंबर। तो एन का मतलब 1 2 3 4 5, टोटल नंबर 5 है, तो डिवाइड करेंगे 31 को 5 से तो कितना आ जाएगा, 6.2 आ जाएगा। अपना निकाल लेना, मैंने निकाल रखा है, ठीक है। चलो इतना समझ आया, ओके। नेक्स्ट आगे ये था हमारा स्टेप वन का वैल्यू आ गया 6.2, ओके। इसे रफ कर दे रहा हूं, इसे भी रफ कर दे रहा हूं। स्टेप वन हमारा कंप्लीट हो गया। स्टेप वन था हमारा एक्स बार का मतलब था एवरेज इक्वल टू में सिग्मा एक्स आई अपॉन में एन, यानी कि एवरेज निकालना है किसका, सिग्मा एक्स आई मतलब एक्स आई का मतलब इन सब ये सारे नंबर्स, और सिग्मा का मतलब जोड़ देना, तो इन सबको जोड़ देना और डिवाइड कर देना एन से। एन का मतलब 1 2 3 4 5 नंबर, तो 5 से डिवाइड कर दिया, तो इसकी वैल्यू हो गई 6.2, ओके मेरे भाई। चलो नेक्स्ट स्टेप है एक्स आई माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो एक्स आई की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, जस्ट सेकंड, कुछ तो मैंने गलती करी है, एक सेकंड। यहाँ पे आई थिंक ये एक्स आई था ना, यहाँ पे एक्स आई था, हाँ वही तो मैं कहूँ, यहाँ पे ये एक्स आई था, अभी बताता हूँ, एक्स बार था, सॉरी एक्स बार, ठीक है ना, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ बिल्कुल, अरे सॉरी मैं कंफ्यूज हो गया था, यहाँ पे एक्स बार ही था, एक्स बार का मतलब सबका एवरेज, बिल्कुल। तो हमने एवरेज निकाल लिया 6.2। वैसे भी एवरेज का फॉर्मूला दुनिया को भर को पता होता है कि जैसे मेरी हाइट है 5 फुट, मेरे साथ वाले की 4 फुट, उसके साथ वाले की 4 फुट, उसके बाद साथ वाले की 5 फुट, तो एवरेज का मतलब होता है सबको प्लस करके डिवाइड कर दो उसके नंबर से, तो एवरेज वैसे ही निकलेगा। फिर भी एवरेज निकालने के बाद एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, तो एक्स बार की वैल्यू कितनी निकली है मेरे भाई, स्टेप 2 करने जा रहे हैं हम। तो एक्स आई की वैल्यू अभी मैं बता देता हूँ, और एक्स बार की वैल्यू कितनी निकली, 6.2, ठीक है मेरे भाई। एक्स आई का मतलब अभी मैंने बताया था ये सारे नंबर्स और इनका क्या, होल स्क्वायर। चलो तो स्टेप 2 करते हैं, तो इनका होल स्क्वायर, सबसे पहले 8 माइनस 6.2 का होल स्क्वायर, फिर 12 माइनस 6.2 का होल स्क्वायर, इन सारे नंबर्स को एक एक करके करना है। 5 और -6.2 का होल स्क्वायर, उसके बाद 6 -6.2 का होल स्क्वायर, उसके बाद 10 -6.2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इन सबका होल स्क्वायर निकालो, इसका मतलब समझ आ रहा है। एक्स आई मैंने बोला था ना, ये सारे नंबर्स एक एक करके सारे नंबर्स, अभी मैंने समझाया था जब ये मैं बता रहा था, इन सबका होल स्क्वायर निकालो। 8 में से 6 पॉइंट दो गया तो कितना बचेगा मेरे भाई, 1.8 बचेगा। 1.8 का होल स्क्वायर निकालना, ये आ जाएगा 3.6 आ जाएगा, सॉरी 18 × 18 कितना होता है, 324 करीब कुछ आ रहा है, ठीक है 3.24, ठीक है। तुम निकाल लेना सबका, तो मैं सबका निकाल ले रहा हूँ, और मैंने सबका निकाल के रखा हुआ है, इट मीन्स, ठीक है। तो 12 में से 6.2 जाएगा तो कितना बचेगा, 5.8 बचेगा। 5.8 का होल स्क्वायर निकाल के रखो तुम, ठीक है, मैं माइनस करके जा रहा हूँ, तुम निकाल के रखो, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 6 5 11, 11.2 का
होल स्क्वायर, -11.2 का होल स्क्वायर, तो माइनस माइनस तो प्लस हो ही जाएगा बाद में, ठीक है। इसका निकालो, 6 में से 6.2 गया तो 0.2 का होल स्क्वायर। 2 मिनट, 6 में से 6.2 गया ना, हाँ, तो -0.2 का होल स्क्वायर। 10 में से 6.2 गया तो 3.8 का होल स्क्वायर। इन सबका निकालो, मेरे को अभी निकाल के दिखाओ, ठीक है। इन सबका निकालो, ठीक है, मैं निकाल लेता हूँ कैलकुलेटर से। देखो मैंने सबका निकाल लिया है। इसका आ रहा है 3.24, ये तो तभी निकाल लिया था। 33.64, 125.44, 10.04, 14.44, ये चीज हो गई, ये चीज हो गई। अब यहाँ पे लग गया एक और ऐड सिग्मा। यहाँ देखो, ध्यान से देखो क्या लग गया, सिग्मा। थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप में क्या, सिग्मा। किस चीज का सिग्मा, एक्स आई माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो निकला है ना, इसका सिग्मा कर दो। इट मीन्स सिग्मा मैंने बताया था सबको जोड़ देना, तो इसको जोड़ दो, सबको इसको जोड़ दो। 3.24, 33.64, 125.44, 0.04, 0.04, हाँ ठीक है, 14.44, इन सबको जोड़ के सिग्मा लग गया, यानी कि इन सबका टोटल, इन सबको जोड़ के सिग्मा लग गया तो कितना आ जाएगा, अभी मैं चेक करके बता देता हूँ। हाँ, इन सबको जोड़ के, अगर इन सबको जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा आपका 176.80। जो मैं इसमें चेक कर पा रहा हूँ उसके हिसाब से बता रहा हूँ। तो इसका टोटल कितना आ जाएगा, 176.80, ठीक है, 176.80। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, अब यहाँ पे आ गया डिवाइड बाय एन। ये चीज सेम है, ये चीज यहाँ पे सेम है, तो इसकी वैल्यू तो आ गई हमारे पास 176.80। डिवाइड किससे करना है, एन से। कितने एन है, कितने नंबर है, हमने पहले गिना था 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 है, तो डिवाइड किससे होंगे, 5 से डिवाइड होंगे, ठीक है मेरे भाई। तो 176.80 को किससे डिवाइड करना है, 5 से। निकाल के दिखाओ जरा क्या आंसर आएगा, निकाल के दिखाओ जल्दी से क्या आंसर आएगा। इसको डिवाइड करो, मैंने कर रखा है, 35.36 आ रहा है। क्या आ रहा है, 35.36। ये सब वीडियो को पॉज करके खुद से करोगे तो ज्यादा समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा वीडियो को पीछे करना, फिर दोबारा से देखना, पक्का समझ आ जाएगा। 35.36 आएगा। अब इसने बोला है कि बस ये है स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका मतलब क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, यहाँ पे भी बताया था। तो अब लास्ट में एट द एंड क्या कर दो, अंडर रूट कर दो बस। तो हमारा इस पूरे की वैल्यू, रूट को हटाओ, रूट को हटाओ, ये कह रहा है इतने की वैल्यू हमारी कितनी आई है, 35.36। तो सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन। तो यहाँ पे यही तो था, सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन। इसकी वैल्यू हमारी ये थी, ये से हमने क्या निकाली, डिवाइड करके 35.36। और अब वो कह रहा है एट द एंड में रूट कर दो इसका, तो इसका रूट कर देंगे। अब रूट कैसे करते हैं, रूट पता है कैसे करते हैं, देखो जिनको नहीं आता नॉन मैथ स्टूडेंट्स को, उन्हें मैं बता देता हूँ। जैसे जैसे 36, तो 36 किसका स्क्वायर है, 6 का। एक एग्जांपल बता रहा हूँ, तो 6 6 जा 36, तो 36 का स्क्वायर क्या होगा, 6 होगा। तो जैसे 4 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, 2 2 जा 4 होता है, तो 4 का अंडर रूट करेंगे। अच्छा ये तो स्क्वायर बता देना मैंने एक तरीके से, मतलब स्क्वायर और रूट एक ही बात है, अभी समझाता हूँ मैं तुम्हें। देखो 4, इसको अंडर रूट करेंगे तो 4 कैसे आता है, 2 2 जा 4 होता है, तो 2 आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका 4 के बाद 9। 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का। इसका और अगर अंडर रूट करेंगे 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, तो 3 इसका रूट, अंडर रूट करके 3 आंसर आएगा। उसके बाद आता है 16, 16 को अंडर रूट करना है, तो 16 कैसे करेंगे, 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, तो 4 4 जा 16 हो जाएगा। फिर आता है 25, 25 किसका होता है, 5 5 जा 25 का, ठीक है। अगर अंडर रूट लगाएंगे तो ये 5 आ जाएगा इसका आंसर, यानी कि 5 5 जा 25। तो ऐसे ही अब वो कह रहा है कि कितना आना चाहिए, 35 पॉइंट, ये गलती से मिट गया इसे, ठीक है। अब वो कह रहा है 35.36 आना चाहिए उसमें अंडर रूट करके। तो अब अगर मैंने ध्यान से नोटिस किया, तो अगर यहाँ पे 36 होता और अंडर रूट करते तो ये हो जाता 6 6 जा 36, यानी कि कितना है, 35.36 है, यानी कि 6 से थोड़ा सा कम, 6 से थोड़ा सा कम, लेकिन 5 5 जा 25, तो 5 से ज्यादा, 6 से थोड़ा सा कम, 6 से थोड़ा सा कम, तो ये करीब 5.9 के करीब आएगा। और तुम अगर अपने लैपटॉप या जेमिनी या चैट जीपीटी पे लिख दोगे रूट अंडर रूट 35.36, तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा 5.9। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन का 5.9%। तो इसका अगर हम वोलेटिलिटी रेट या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन निकाले तो हमारा कितना आएगा, 5.9% आएगा। यानी इसका वोलेटिलिटी रेट या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आएगा, 5.9% आएगा। इतना ये स्टॉक फ्लक्चुएट करता है, ठीक है ना। ओके चलो, तुम्हारी डी सोल की बुक में एक मिस्टेक है। ये मिस्टेक ये है कि यहाँ पे ऐड गलत किया गया है, यहाँ पे इन सबको ऐड यहाँ पे गलत किया गया है। ये यहाँ पे टोटल दिखा रहा है, कहाँ गया एग्जांपल, हाँ ये यहाँ पे ऐड गलत किया गया है, 75.6 दिखा रहा है इन सब का टोटल करके।
तो ये बिल्कुल गलत है, यकीन मत करना, वो मिसप्रिंटेड है। ठीक है, ओके, ये है तुम्हारा सही, 5.9% के आसपास आएगा। ओके, नेक्स्ट छोटे मोटे टॉपिक है उन्हें भी फटाफट से खत्म करते हैं। अब जो मैं टॉपिक कराने जा रहा हूँ यार, मेरे को तो अच्छा नहीं लग रहा है आपको कराते हुए। मतलब यार एक 10th का स्टूडेंट भी कर लेगा। रिटर्न इन इन्वेस्टिंग, कितने टाइप्स की रिटर्न है? HPRR है, रिटर्न इन इन्वेस्टिंग है, चलो कुछ भी हो, चाहे रिटर्न इन इन्वेस्टिंग हो, HPRR हो। HPRR है होल्डिंग पीरियड रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, चलो एग्जाम्पल के साथ साथ सब कुछ समझेंगे। ओके, देखो कुछ भी इन्वेस्टमेंट हो, कोई भी रिटर्न हो यार, कैसे निकलेगा? मान के चलो तुमने 10,000 रुपए कहीं पे लगाए, ठीक है, तुम्हें रिटर्न आया 1200। तुम देखो 10,000 रुपए लगाए थे, एक साल बाद वो रुपए हो गए कितने हो गए वो 11,200 रुपए हो गए। ठीक है, 11,200 रुपए हो गए। ओके, ओके ठीक है। हाँ, तो ये पूछ रहा है कि कितने परसेंट से बढ़ा, तो यार तुम्हें नहीं पता कितने परसेंट से बढ़ेगा। 10,000 से कितना हो गया? 11,200, डिफरेंस कितने का आएगा? ये 11,000 और 200, 1,200 रुपए का, 1,200 रुपए का डिफरेंस आया। तो 1,200 रुपए बढ़ा, कितने के ऊपर बढ़ा? 10,000 के ऊपर बढ़ा। तो इनटू से क्या करेंगे? 100, जीरो से दो जीरो से दो जीरो खत्म, ये दो जीरो से दो जीरो खत्म। कितना परसेंट बढ़ा भाई? 12% का इंक्रीमेंट आया है। बेसिक सी बात है, इसमें भी तुम लोग एक फॉर्मूला, पता है इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला जो रहेगा वो रहेगा करंट वैल्यू माइनस में इनिशियल वैल्यू अपॉन में इनिशियल वैल्यू, बताओ, और इनटू में 100, ये इसका रहेगा फॉर्मूला। और HPRR में बस एक चीज और ऐड हो जाती है, पर मैं HPRR भी इसी फॉर्मूले के साथ कराऊंगा, मैं कोई फॉर्मूला नहीं रटवाने वाला हूं। यहाँ पे अगर तुम देखो ना, मैंने वही चीज करा है। करंट वैल्यू हमारी कितनी थी? करंट वैल्यू हमारी कितनी थी? 11,200 रुपए। और हमारी इनिशियल वैल्यू कितनी थी? 10,000 रुपए। और इनिशियल वैल्यू फिर कितनी थी? 10,000 रुपए। इनटू में क्या करना था? 100 करना था, कर दो। अब 11,200 में से 10,000 रुपए गए तो कितने आएंगे? एक में से एक गया खत्म, और ये 1,200 उतार दो, तो वही चीज हो गई ना, 1,200 अपॉन में 10,000 अपॉन इनटू में 100। तो ये चीज तो यार बच्चे बच्चे करते हैं ना भाई, ये फॉर्मूले याद बच्चे करते हैं। सिंपल याद रखो, सिंपल याद रखो, हमें कितना रिटर्न मिला, कितने के ऊपर मिला, इनटू में 100 कर दो। अब HPRR होल्डिंग पीरियड रेट ऑफ रिटर्न, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। एग्जांपल से सीधा एग्जांपल करेंगे इसका, तो इतना इजी है। ये कह रहा है आपने 100 शेयर खरीदे, कितने के खरीदे? 50 रुपए का एक था। ठीक है, एक साल बाद वो शेयर कितने का हो गया? 60 रुपए का हो गया। ठीक है, एक शेयर, हर एक शेयर 60 रुपए का हो गया। शेयर कितने खरीदे थे? 100 खरीदे थे, 50 रुपए इसका एक था। बार बार यहाँ पे ये ना करने की जगह मैं ऐसे बना देता हूँ तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, और 2 रुपए का डिविडेंड भी मिला, प्लस कितना? 2 रुपए का डिविडेंड भी मिला। बेसिकली बेसिक सी सवाल है, आपने 50 रुपए का 100 शेयर खरीदे, एक शेयर था 50 का, कितने खरीदे? 100। एक शेयर था 50 का, कितने खरीदे? 100, यानी 5,000 रुपए के शेयर खरीदे। बेसिक सी बात है। ठीक है, अब वो शेयर 50 से बढ़ के कितना हो गया? 10। 50 से बढ़ के कितना हो गया? 60 रुपीज हो गया। कितना रुपीज हो गया? 60 रुपीज हो गया, और प्लस में कितना मिला? 2 रुपए का डिविडेंड मिला। बेसिक से सवाल है, 50 से बढ़ के 60 हो गया, यानी 10 का फायदा। कितने रुपए का? हर शेयर पे कितने रुपए का डिविडेंड मिला? 2 रुपए का, तो 2 रुपए का। टोटली 12 रुपए का हमें एक शेयर पे फायदा हो रहा है। 12 रुपए का एक शेयर पे, 100 शेयर पे कितने का हो जाएगा मेरे भाई वो फायदा? 1,200 रुपए का। तो टोटल फायदा कितने का हुआ? 1,200 रुपए का हुआ। कितने के ऊपर हुआ मेरे भाई? 5,000। टोटल था 5,000, 5,000 के ऊपर हुआ। इंटू में कितना करेंगे? 100 करेंगे। सिंपल, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। 120 को अगर काटेंगे 5 2 जा 10, 2 उधर से 5 4 जा 24% आंसर आ गया। क्या मुश्किल है यार इसमें? तुम बताओ, कोई मुश्किल है? नहीं समझ आया? पीछे करो, दोबारा समझ लो। ठीक है, एक और एग्जांपल देके समझा लेता हूँ, पर यार वीडियो लंबी खिंच रही है, एग्जांपल मैं नहीं दे सकता। समझो इस बात को, HPRR है, खुद कर लेना चाहता हूं मैं भाग नहीं रहा हूं, बहुत इजी है। ठीक है, नहीं समझ आ रहा है मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं वॉइस मैसेज भेज दूंगा, मैं एक और वीडियो व्हाट्सएप पे ऐसे वीडियो भेज दूंगा मैं तुम्हें। ठीक है, अगर बिल्कुल भी समझ नहीं आता तो। ठीक है, और मैं अपने मेरी जो PDF बनाता हूँ उसका भी कोई मैं चार्ज नहीं रखता हूँ, वो डायरेक्ट तुम्हें प्रोवाइड करता हूँ। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ठीक है, ठीक है, अब जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ठीक है, पोर्टफोलियो क्या होता है? आपने अपनी इन्वेस्टिंग शुरू करी, आपने बोला मैं गोल्ड में थोड़ा सा इन्वेस्ट कर देता हूँ, मैं सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है एक फ़ोन के जरिए। ठीक है, मैंने गोल्ड में थोड़ा सा इन्वेस्ट कर देता हूँ, मैं स्टॉक में थोड़ा सा इन्वेस्ट कर देता हूँ। स्टॉक में भी कई टाइप के आ जाते हैं, इंडस्ट्रीज आ जाती है भाई अलग अलग टाइप की, वो चीज़ मैं बताना भूल गया हूँ, वो मैं आगे के वीडियो में एडजस्ट कर दूंगा, वैसे इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, फिर भी मैं बता दूंगा, इंडस्ट्रीज अलग अलग टाइप्स की होती हैं।
ठीक है। जैसे कि मैं अभी बता देता हूँ, मतलब जैसे फार्मा इंडस्ट्री सारी दवाइयों का अलग, ठीक है। जो भी कंपनी दवाई बनाती होगी ना वो एक फार्मा इंडस्ट्री है। मतलब वो एक इंडस्ट्री नहीं है, एक इंडस्ट्री बहुत बड़ा वाइड टॉपिक होता है, उसके नीचे कंपनीज आती है, ठीक है। फार्मा इंडस्ट्री जितनी भी दवाई बनाने वाली कंपनी होगी फार्मा इंडस्ट्रीज के नीचे आएगी। एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। बस अभी जल्दी से पावर इंडस्ट्रीज, पावर पावर, ठीक है। पावर इंडस्ट्रीज में क्या आएगा, जो भी इलेक्ट्रिक पावर पे काम कर रही होगी ना, इलेक्ट्रिक पावर पे, ठीक है, वो आपकी पावर इंडस्ट्रीज के नीचे आएगी, जैसे टाटा पावर, अडानी पावर, है ना। चलो ये हो गया। ऑटोमोबाइल सेक्टर्स, जैसे टाटा मोटर्स कार बनाती है, hyundai, होंडा, मारुति सुजुकी एक्सेट्रा, फोर्ड, है ना, ये सब कार बनाती है वो, ठीक है। ये सब कंपनीज, इन पे पैसा लगा। तो ये अलग अलग क्या हो जाती है, अलग अलग इंडस्ट्रीज हो जाती है। तो हमें किस इंडस्ट्री में पैसा लगाना चाहिए ये भी हमें सोचना पड़ता है, ठीक है। ज्योग्राफिकल, हमें किस जगह के कंपनीज पे पैसा लगाना चाहिए, वो ज्योग्राफिकल डिसीजन हो जाता है। तो कई टाइप के डिसीजन होते हैं, ये चीज में पढ़ाया नहीं था, बस मैंने बार बार से बता दिया। अगर तुम्हारे तुम्हारे में आता है तो कर सकते हो तुम ये चीज। चलो, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पहली बात तो पोर्टफोलियो क्या होता है, जो तुम्हारा अकाउंट होता है ना, जिसमें तुम कुछ पैसा कहीं और रखते हो, कुछ पैसा कहीं और रखते हो, कुछ पैसा किसी और चीज में इन्वेस्ट करते हो, कुछ तुमने शेयर मार्केट में लगा रखा है। शेयर मार्केट में भी बहुत सारे होते हैं, अभी मैंने बता दिया, ठीक है। बहुत सारी कंपनीज होती है, अलग अलग इंडस्ट्रीज होती है, ठीक है। उसके बाद तुमने कुछ पैसा सेफ गवर्नमेंट बॉन्ड में रख रखा है, वो भी एक अलग चीज है। तो ये तुम्हारा पूरा क्या है, पोर्टफोलियो है। पोर्टफोलियो, सबसे पहले स्ट्रेटेजिक असेट एलोकेशन होनी चाहिए। स्ट्रेटेजिक असेट एलोकेशन में क्या आता है, मतलब कि मतलब ये डिसाइड करना है कि किस चीज में कितना परसेंट पैसा लगाना चाहिए, ताकि तुम्हारा पैसा जरूर से डूबे ना। अकाउंट्स में या फिर किसी भी इन्वेस्टिंग में तुमने एक कहानी सुनी होगी, डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। एक ही बास्केट में सारे एग्स मत रखो। क्यों भाई, अगर वो डूबा तो सब डूब जाएगा। इसलिए ना इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, अपने पैसों को डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। अभी समझाऊंगा क्यों करते हैं, ठीक है। उसके बाद है टैक्टिकल असेट एलोकेशन। इसका मतलब क्या होता है कि मार्केट के उतार चढ़ाव को देखते अपनी, मतलब मार्केट का उतार चढ़ाव होता रहता है, कभी बढ़ता है कभी घटता है, तो उसके लिए हम कुछ शॉर्ट टर्म के लिए बदलाव कर सकते हैं। क्या बदलाव, कोई भी बदलाव कर सकते हैं, तो उसे हम टैक्टिकल असेट एलोकेशन कहते हैं, ठीक है। शॉर्ट टर्म के लिए हमने पैसा निकाल लिया, फिर कहीं और एलोकेट कर दिया। सिक्योरिटी एलोकेशन क्या हो जाएगा आपका, इसका मतलब ये डिसाइड करना है कि ये डिसाइड करने के बाद के स्टॉक्स में पैसा लगाना है, मतलब बाद में लगाना है, अभी लगाना है, ठीक है। या फिर कौन सा स्टॉक में बेस्ट है उसको चुनना, ठीक है। सिक्योरिटी एलोकेशन ये हो जाएगा तुम्हारा, ठीक। मतलब सही शेयर या बॉन्ड चुनना बेसिकली, ठीक है। एग्जैक्ट चुनना। रिस्क मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, कि अपने पैसों को डूबने से बचाने के लिए पहले से तैयारी करना, मतलब प्रिवेंट रहना, प्रिवेंटिवनेस होना, या जो भी है, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट मतलब अपने पैसों को डूबने से बचाने के लिए पहले से प्रिवेंट रखना, ठीक है, तैयारी रखना। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करते क्यों है, ताकि आपका पैसा ना डूब जाए। करते कैसे है, ठीक है, वो भी बता देता हूँ। मतलब कुछ पैसा तुमने लगा दिया सेफ, बिल्कुल सेफ, गोल्ड और सिल्वर पे। तुमने बोला कुछ तो मैंने यहाँ इन्वेस्ट कर दिया, बट यहाँ पे यार मेरे को बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा, मैं थोड़ा सा और अपने बॉन्ड्स में लगा देता हूँ। बॉन्ड्स में तुम्हें दो टाइप मिले, प्राइवेट कंपनी के और गवर्नमेंट के। तुमने बोला गवर्नमेंट पे लगाऊंगा, तुमने बोला यहाँ भी सेफ, ज्यादा रिटर्न नहीं आ रहा है, शेयर मार्केट में लगा दूंगा भाई, शेयर मार्केट में लगा दूंगा, बहुत सारा पैसा लगा दिया। तो तुमने 60% पैसा शेयर मार्केट में लगा दिया। इसमें भी अलग अलग टाइप के इंडस्ट्रीज तुमने लगा दिए। कहीं फार्मा पे लगा दिया जो कभी डूबेगा नहीं, कोई फार्मा इंडस्ट्रीज है, फार्मा इंडस्ट्रीज के कुछ कंपनीज में लगा दिया जो कभी डूबेंगे नहीं। अभी सारी व्हीकल ईवी हो रही है, पावर्ड इंडस्ट्रीज जो डूबेगी नहीं उसमें लगा दिया, ठीक है। बट यहाँ पे तुमने एक चीज करी, मोटर पे पैसा लगा दिया, टाटा मोटर या फिर कोई ऐसी व्हीकल कंपनी जिसने आज तक कभी ईवी नहीं बनाई, और वो सिर्फ क्या बना रही है, वो सिर्फ फ्यूल वाले व्हीकल बना रही है, उस पर लगा दिया। यहाँ डूब सकता है, बट बाकी सारे सेफ है, ये सेफ है, ये सेफ है। इस वजह से पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करते हैं कि एक तरफ का डूब जाए तो दूसरी तरफ का बच जाए। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, खैर वो चैप्टर खत्म हो गया, अब हमारा अगला चैप्टर है बीबीए पर्सन, सॉरी, इन्वेस्टिंग इन इक्विटी एंड बॉन्ड्स का यूनिट 3 में लेसन 7 कुछ रहेगा, बट चेक कर लेना ध्यान से। ओके, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें इसमें क्या पढ़ना है, इसमें हमें पढ़ना है इक्विटी शेयर कैपिटल के बारे में। इक्विटी शेयर एंड बॉन्ड, सच बता रहा हूँ, ये इक्विटी शेयर कैपिटल का जो पूरा टॉपिक है ना, मैं स्किप करने वाला था। मैंने सोचा इतना तो तुम लोगों को आता ही होगा, बट मैंने सोचा यार नहीं, स्किप नहीं कर सकता, मैं करा ही देता हूँ। तो लेट्स बिगिन, चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले इक्विटी शेयर क्यों होते हैं। प्राइमरी सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या होते हैं, इट इज द मेन सोर्स ऑफ परमानेंट फंड्स फॉर एनी कंपनी। सबसे मेन सोर्स होते हैं, ठीक है, मेन सोर्स होते हैं किस चीज के, फाइनेंस के, एक कंपनी में। एज ए कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं अभी हम, ठीक है, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। ओके, ओनरशिप, इक्विटी शेयर रिप्रेजेंट ओनरशिप इन अ कंपनी। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ओनरशिप रिप्रेजेंट करता है, ठीक है मेरे भाई। ओके,
की ट्रेड शेयर होल्डर राइट्स डिपेंड ऑन देयर पोजीशन रिगार्डिंग द कंपनीज कंट्रोल। शेयर होल्डर के राइट्स डिपेंड करते हैं उनकी पोजीशन पे, ठीक है, कंपनी के कंट्रोल पर उनका क्या पोजीशन है, ठीक है, इनकम एंड एसेट जो भी है। राइट ऑफ, चलो अब हमें पढ़ना है राइट्स ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। अगर आप इक्विटी शेयर को खरीदते हो तो आपको क्या क्या राइट दिए जाएंगे अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 1956 के तहत, ठीक है। सबसे पहले कंट्रोल, हाँ, वोटिंग राइट्स। सबसे पहले बेसिक सी बात है कि कंपनी के कई टाइप्स के डिसीजंस होते हैं, रिजोल्यूशंस होते हैं, ठीक है, तो उनमें आप हिस्सा ले पाओगे, बेसिक सी बात है। तो एक बार पढ़ लेता है इससे भी। वोटिंग राइट्स में क्या लिखा हुआ है? कंट्रोल, शेयर होल्डर आर द ओनर एंड कंट्रोल ऑफ द फर्म एंड कंट्रोल द फर्म बाय वोटिंग ऑन रिजोल्यूशंस एट जनरल मीटिंग्स। जनरल मीटिंग्स में रेजोल्यूशन में अपना पॉइंट रखते हैं, अपने वोटिंग राइट्स देते हैं शेयर होल्डर्स, ठीक है, तो उनके पास एक तरीके से कंट्रोल होता है ना। ओके, वन शेयर इक्वल्स टू वन वोट, ईच शेयर होल्डर गेट्स वन वोट पर शेयर हेल्ड। एक शेयर का मतलब एक वोट, एक वोटिंग राइट, ठीक है। ईच शेयर होल्डर गेट वन वन वोट पर शेयर हेल्ड, ठीक है। ओके, उसमें और क्या लिखा हुआ है? टाइप्स ऑफ रिजोल्यूशंस, कई टाइप के रिजोल्यूशंस है जिनमें एक शेयर होल्डर भाग लेता है और अपने वोटिंग राइट्स रखता है, वोट रखता है वहां पे। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशंस, ठीक है, जो होते रहते हैं नॉर्मली, ठीक है। उसके बाद आते हैं स्पेशल रेजोल्यूशंस, ठीक है, इसमें भी स्पेशल क्या बोल रहा हूँ मैं, स्पेशल रेजोल्यूशंस 3/4 मेजोरिटी, इसमें 3/4 मेजोरिटी होनी चाहिए। अगर आप अपनी कुछ बात रखते हो और उसमें 3/4 यानी 75% वोटर्स राइट होते हैं ना, 75% वोट्स आपके हिस्से में होता है तो आपकी बात मानी जाती है, ठीक है। ओके, उसके बाद है राइट टू सेल और ट्रांसफर। एक शेयर होल्डर अपने शेयर्स को बेच सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। तो शेयर होल्डर्स कैन सेल और ट्रांसफर देयर ओनरशिप टू अदर विदाउट नीडिंग परमिशन फ्रॉम मैनेजमेंट। इसके लिए उसे मैनेजमेंट से परमिशन जो है वो नहीं चाहिए होती, ठीक है, मैनेजमेंट से परमिशन नहीं चाहिए होती। लिक्विडिटी, if shares are listed on a stock exchange they can be easily bought or sold making an investment highly liquid। अगर शेयर जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में लिख रखे हैं, मतलब स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर है, ठीक है, तो हमें कोई भी मैनेजमेंट से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। रेजिडुअल क्लेम और ऑन असेट मतलब लास्ट प्रायोरिटी ड्यूरिंग कंपनी लिक्विडेशन, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर पेड लास्ट। अगर एक कंपनी बंद हो रही है, कंपनी की लिक्विडेशन हो रही है, एक कंपनी बंद हो रही है, ठीक है, एक कंपनी बंद हो रही है, तो सबसे लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा दिया जाएगा, ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को सबसे लास्ट में पैसा दिया जाएगा, इसलिए लास्ट प्रायोरिटी होती है। क्या सी प्रायोरिटी होती है? लास्ट प्रायोरिटी होती है, ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर्स। ऑर्डर ऑफ पेमेंट, assets are distributed first to employees, secured creditors, unsecured creditor, preference shareholder, finally to equity shareholder, ठीक है। अच्छा, पेमेंट का ऑर्डर बता रहा है, अगर कंपनी बंद हो रही हो तो कैसे, मतलब सबसे पहले एम्प्लॉयज, फिर सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर और लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाती है। प्री एम्पटिव राइट, इसका मतलब फर्स्ट चॉइस ऑन न्यू शेयर। कंपनी के ऑलरेडी कई सारे शेयर होल्डर्स हैं, बट अब कंपनी को और पैसा चाहिए एंड कंपनी अपने नए शेयर इशू कर रहा है, तो सबसे पहले जो कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है ना, ये भी तो शेयर होल्डर होने का एक फायदा है भाई, हम शेयर होल्डर क्यों है, तो सबसे पहले जो एग्जिस्टिंग है ना उन्हें ऑफर दिया जाता है कि आप खरीद लो ना, हम क्यों बाहर जाए, आप खरीद लो, आप पे पैसा है तो, ठीक है। तो इट मस्ट फर्स्ट ऑफर देम टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, तो पहले किसको ऑफर जाएगा? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। पर्पस, दिस प्रोटेक्ट्स एग्जिस्टिंग ओनर्स फ्रॉम हैविंग देयर वोटिंग पावर डाइल्यूटेड एंड प्रिवेंट्स लॉस ऑफ कंट्रोल आउटसाइडर। कहने का मतलब है कि एक कंपनी है, और ये कंपनी है, ठीक है, ये कोई भी कंपनी है, मैं इसमें लिख देता हूँ CBS कॉमर्स वायर, ठीक है, ये कंपनी है, इसके कई सारे शेयर होल्डर्स है, ठीक है, ये कई सारे शेयर होल्डर्स हैं, और मैंने इनके अपने शेयर ऑलरेडी इनको दे रखे हैं, ठीक है। अब मैंने भी नए शेयर इशू करने थे, तो इन्होंने बोला कि, मैंने इन्हें बोला तुम ही रख लो, उन्होंने बोला हम क्यों रखें, मैंने बोला भाई बाहर से अगर लोग आ गए ना तो कंपनी में फिर उनका भी वोटिंग राइट होगा, और यही लाइन यहाँ पे लिखे हुए हैं, दिस प्रोटेक्ट्स एग्जिस्टिंग ओनर्स, कहाँ हाँ, फ्रॉम हैविंग देयर वोटिंग राइट डाइल्यूटेड, उनके वोटिंग राइट डाइल्यूट ना हो पाए, कम ना हो पाए एक तरीके से, ठीक है, उनका वोटिंग राइट डाइल्यूट ना हो पाए, ये चीज बता रहा है, ठीक है। ओके, राइट टू रिसीव एनुअल रिपोर्ट, इनके पास राइट होता है कि ये अपने हमारे एनुअल रिपोर्ट्स को देख सकें, ठीक है। कौन कौन से एनुअल रिपोर्ट ये तुम बताओगे, ठीक है, जैसे कि बैलेंस शीट हो गया, P&L हो गया, है ना, इनकम स्टेटमेंट एटलीस्ट 21 डेज बिफोर द जनरल मीटिंग। हाँ चलो,
की फीचर ऑफ इक्विटी शेयर, नो मैच्योरिटी डेट, इसकी कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होती है, ये जिंदगी भर के लिए होता है एक तरीके से। द कंपनी हैज नो फिक्स्ड मैच्योरिटी, या फिर रीपेमेंट की कोई डेट नहीं होती। दे आर परमानेंट एंड इररिकवेबल, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं, इररिवोकेबल। नो फिक्स्ड डिविडेंड, नो फिक्स्ड डिविडेंड, कोई भी फिक्स्ड डिविडेंड नहीं हो, प्रॉफिट कम हुआ डिविडेंड कम हो सकता है, प्रॉफिट ज्यादा हुआ डिविडेंड ज्यादा हो सकता है। और वहीं पे प्रेफरेंस शेयर होंगे ना, तो प्रेफरेंस शेयर को हर बार एक फिक्स डिविडेंड जाता है, इसमें कोई भी फिक्स डिविडेंड नहीं होता। लेकिन यही बात है ना कि अगर प्रॉफिट बहुत ज्यादा होगा तो बहुत ज्यादा डिविडेंड भी तो मिलेगा ना इन्हें। फाउंडेशन फॉर डेब्ट, इसका मतलब क्या है, इक्विटी सर्व्स एज अ फाइनेंशियल कुशन, ठीक है, फाइनेंशियल कुशन की तरह है। अ स्ट्रॉन्ग इक्विटी बेस प्रोटेक्ट्स क्रेडिटर एंड मेक्स इट इजियर फॉर द कंपनी टू बोरो डेब्ट। मतलब एक स्ट्रॉन्ग इक्विटी बेस है, अगर ज्यादा एक अच्छा इक्विटी बेस है तो क्या रहता है, कंपनी को क्रेडिटर्स की जरूरत नहीं पड़ती है, यानी कर्जदारों की, मतलब हम कोई जिससे हम कर्जा ले रहे हैं उनकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी में काफी पैसा है फिर इसका मतलब, ठीक है, ऑलरेडी कंपनी के शेयर होल्डर्स है काफी सारे और जिन्होंने पैसा डाल रखा है। मैनेजमेंट फ्रीडम, मतलब रेजिंग कैपिटल via इक्विटी फ्रीज मैनेजमेंट फ्रॉम रिगेट restriction और कंडीशन ऑफन imposed by creditors and lenders, ठीक है, आगे देखते हैं। अरे मैं जल्दबाजी में जो लास्ट लाइन पढ़ी उसको समझाना ही भूल गया था, सॉरी, थोड़ा ज्यादा जल्दी हो गया, गर्मी लगती है ना एक्चुअली इस जगह पे, मैं कोने पे हूँ रूम के, इस वजह से। इसका मतलब क्या है, बेसिकली यही मतलब है कि अगर आपके पास अच्छे खासे इक्विटी शेयर होल्डर्स है, ज्यादा ही क्वांटिटी है, ज्यादा आपके अकाउंट कंपनी में पैसा है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं होती क्रेडिटर से। क्रेडिटर्स क्या करता है, हमें बार बार टोकता है, कंपनी को बार बार टोकता है कि भाई सैलरी कितनी ज्यादा एम्प्लॉय मत बढ़ाओ, या फिर ज्यादा पैसा वहां खर्च मत करो, तुम दे नहीं पाओगे, तो क्रेडिटर्स टांग अड़ाता है। लेकिन अगर वही हमारे शेयर होल्डर्स से पैसा आ रहा है हमें, है ना, मतलब शेयर होल्डर्स हमारे बढ़ रहे हैं और हमारी कंपनी में पैसा आ रहा है, तो उससे हमें कोई रोकना टोकने वाला, कंपनी को रोकना टोकने वाला नहीं होता। ये चीज थी इसका मतलब। अब जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है उसे भी फटाफट से खत्म कर लेते हैं। क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ठीक है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या रहता है, बिजनेस हैव लिमिटेड रिसोर्सेज दैट मस्ट बी डिवाइडेड अमॉन्ग competing uses. Investment decision involves choosing how to allocate these scarce resources into assets that generate future income and profits to the firm backers. हमारे पास resources कैसे रहते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज रहते हैं। उन लिमिटेड रिसोर्सेज को ऐसी जगह पैसा लगाना ताकि कंपनी बहुत अच्छा इन्वेस्ट कर पाए, ठीक है। कंपनी क्या, अगर हम इन्वेस्टर है तो हम भी एक अच्छा इन्वेस्ट कर पाए, पर अभी यहाँ से कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू पे देखा जा रहा है, ठीक है, समझ आया आपको बात को। अभी शेयर्स की बात हो रही है तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा रहा है, शेयर्स को हम समझ रहे हैं, ठीक है। तो अपने रिसोर्सेज को अच्छी जगह, ऐसी जगह लगाना कि वो बढ़ जाए। चलो, तो हमारे जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस होते हैं वो दो टाइप के होता है, एक होता है कैपिटल बजटिंग डिसीजन, एक होता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। सबसे पहले कैपिटल बजटिंग डिसीजन, ये कौन से होते हैं, कैपिटल बजटिंग डिसीजन वो होते हैं, दिस डिसीजन डील एंटायरली विद फिक्स्ड एसेट्स। ये सिर्फ किस में एंटायर करता है, फिक्स्ड एसेट्स में एंटायर करते हैं। तो फिक्स्ड एसेट्स में लेने, मतलब कहने का मतलब है जो डिसीजन फिक्स्ड एसेट के लिए लिया जाए वो कैपिटल बजटिंग डिसीजन होता है। सच एज डिसाइडिंग ऑन द कंपोजिशन ऑफ टोटल वॉल्यूम फिक्स्ड एसेट रिलेटिव टू टोटल एसेट नेचर, दे हैव लॉन्ग टर्म। ये पहली बात किस लिए होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है, एलटी लिख दे रहा हूँ, किस लिए होता है मेरे भाई, लॉन्ग टर्म के लिए होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, ओके। बिकॉज दे इन्वॉल्व कमिटिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल, इनका कैपिटल बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट का होता है, ठीक है। और टू आइडेंटिफाई एंड सेलेक्ट एसेट्स दैट आर वर्थ मोर देन द फर्म देन दे, ये इन एसेट्स का जो वर्थ होता है बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, पर इनसे मिलने वाला प्रॉफिट भी उतना ही ज्यादा होता है। बस इन्हें तो ध्यान से लगाना पड़ता है कि कितना हमें फिक्स्ड एसेट में लगाना है, ठीक है, मतलब कितना हमें मशीनरी में लगाना है, कितना हमें लैंड बिल्डिंग में लगाना है ना, और भी टाइप के हमारे कैपिटल बजटिंग डिसीजन होते आते हैं, कितना हमें फर्नीचर में लगाना चाहिए, है ना। चलो, अब आ जाते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल तो तुम्हें पता होगा, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, कुछ याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा, चलो ठीक है। फोकस, दिस इज कंसर्न विद मैनेजिंग द ऑर्गेनाइजेशन करंट एसेट्स। ये किसके लिए होता है, ये करंट एसेट को मैनेज करने के लिए होता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। इसका ऑब्जेक्टिव रहता है टू स्ट्राइक अ वाइडर कॉम्प्रोमेंस बिटवीन प्रॉफिटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी, मतलब हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी भी रहे और हमारे पास लिक्विडिटी भी रहे, हमारे पास जो करंट एसेट की मात्रा, हमारे पास जो कैश की मात्रा है वो बने रहे, ठीक है। हमारे डे बाय डे ऑपरेशन पे इसमें वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पे डे बाय डे ऑपरेशंस के लिए पैसा है नहीं है, उसका ध्यान रखना होता है। एन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल लुक्स अप फंड्स while a lack it poses operational risk and threatens liquidity. It involves making daily operational choices. जो daily operational choices है कि ये करना चाहिए आज, ये नहीं करना चाहिए आज, वो इसमें आ जाता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में, ठीक है। एंड मान के चलो मेरी कार्गो की कंपनी है और मैं रोज सामान में इधर से उधर भेजता हूँ,
तो आज मेरे पे ऑप्शन था, या तो मैं प्लेन से भेज दूँ, या तो मैं ट्रक से भेज दूँ, ठीक है, या तो मैं ट्रेन से भिजवाऊँ। तो मेरे को ऑप्शन है ना भाई। तो मैंने आज के लिए अपना डिसीजन चेंज करके मैंने कहा कि आज मैं ट्रेन से भिजवाऊंगा, प्लेन से नहीं। तो ये मेरा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट हुआ। लेकिन वहीं पे मैं सोच रहा हूँ कि मेरी कंपनी अपना एक खुद प्लेन खरीदेगी, ताकि हमें किसी और का प्लेन रेंट पर लेकर ना सामान भेजना पड़े। तो ये कौन सा और डिसीजन हो गया? कैपिटल बजटिंग डिसीजन हो गया। समझ आया मेरे भाई? फर्क समझ आया? अब अगला जो हमें को टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है हमें बॉन्ड्स का। ठीक है मेरे भाई, क्या पढ़ना है? बॉन्ड्स का। ठीक है, चेंजिंग कॉम्प्लिमेंट। सबसे पहले बॉन्ड्स के लिए पढ़ लेते हैं। चलो रफ करके एक बार में ही पढ़ा दूंगा, ये तो चलो पढ़ा ही देता हूँ, क्या ही जा रहा है ना। सबसे पहले इसमें ना तुम्हारे में कुछ पैरामीटर्स दिए होंगे, क्या दिया है, ठीक है, मैं आपको देख के बता देता हूँ। जस्ट अ सेकंड, ये रहा, ये कि बॉन्ड्स मतलब पहले कैसा था 1990s तक, अभी मिड 1990 में बॉन्ड मार्केट है ना, ये पहले कैसा था अब कैसा है, तो उसे एक बार आपको पढ़ के बता देता हूँ, है ना। The Indian bond market has experienced remarkable growth and structural changes since the mid 1990 से मिड 1990s में ना हमारे बॉन्ड्स मार्केट में एक ग्रोथ देखने को मिली। क्यों, कैसे, मतलब समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट, द प्लेन वेनिला बॉन्ड वाज द मोस्ट पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट। तो अब के टाइम पे एक प्लेन वेनिला बॉन्ड इंस्ट्रूमेंट था, वो टॉप बहुत ज्यादा क्या था, पॉपुलर था। ठीक है, और पोस्ट लिबरलाइजेशन सिनेरियो में, ठीक है, प्री का मतलब पहले, पोस्ट का मतलब उसके बाद, बॉन्ड्स विद कॉम्प्लेक्स फीचर आर गेनिंग इंपॉर्टेंस। और उसके बाद क्या हुआ, चलो ये ऐसे समझ नहीं आएगा, मैं इसी में बता देता हूँ, ठीक है। अब जो हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है हमें अच्छा, हम वही पैरामीटर जो अभी हम पढ़ रहे थे, बट मैंने कहा कि नेक्स्ट टॉपिक में मतलब बोर्ड में ही करवा देता हूँ। सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट, पुराने टाइम में, पहले के टाइम में इंस्ट्रूमेंट कौन से होते थे? प्लेन वेनिला बॉन्ड, ठीक है। और अब के टाइम में बॉन्ड्स विद कॉम्प्लेक्स फीचर, कहने का मतलब क्या है, अब के टाइम में या फिर 1990s के बाद के टाइम में प्लेन वेनिला बॉन्ड मैंने कहने का मतलब होता है कि वो बॉन्ड जिसमें ना कोई छुपी हुई कंडीशंस होती है ना, जिनकी फिक्स्ड मेच्योरिटी होती है, कोई उबड़ खाबड़ कुछ नहीं होता उसमें, प्लेन है सब कुछ यार, प्लेन बेसिक बिल्कुल, ठीक है। इसलिए इन वो कुछ वो बॉन्ड्स जो बिल्कुल बेसिक होते हैं, जिनमें कोई उबड़ खाबड़ कुछ नहीं होता, उन्हें प्लेन वेनिला बॉन्ड कहते हैं। तो पहले के टाइम में इंस्ट्रूमेंट प्लेन वेनिला बॉन्ड था, ठीक है। प्लेन वेनिला बॉन्ड, आराम से वो बॉन्ड लो जिसमें फिक्स्ड मेच्योरिटी हो, कोई भी छुपी हुई कंडीशन ना हो। लेकिन आज के टाइम में जो कॉम्प्लेक्स बॉन्ड हो, कॉम्प्लेक्स फीचर हो, उन्हें लो, ठीक है। ओके, इंटरेस्ट रेट पहले के टाइम में स्टेबल रहता था, एडमिनिस्ट्रेड रहता था, गवर्नमेंट का छेड़छाड़ हो सकता था। लेकिन अब के टाइम में वोलेटाइल है। वोलेटाइल हमने अभी पढ़ चुके हैं कि क्या होता है वोलेटाइल, मतलब कभी भी बढ़ता है कभी भी कम होता है, ठीक है। और मार्केट डिटरमाइन करता है कि कितना इंटरेस्ट रेट होना चाहिए डिमांड एंड सप्लाई पे, ठीक है। उसकी डिमांड ज्यादा होगी तो वही है, इंटरेस्ट कम ज्यादा रहेगा वैसे हिसाब से। नंबर ऑफ प्लेयर्स पहले के टाइम में कम होते थे, कुछ ही होते थे, अब के टाइम में काफी ज्यादा है, ठीक है। देयर वेर ओनली फ्यू प्लेयर्स इन द डेप्ट मार्केट, और अभी मैनी प्लेयर्स हैव एंटर्ड द डेप्ट मार्केट। एंड लास्ट में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पहले इन जनरल इन्वेस्टर फॉलोड अ फेयरली पैसिव अप्रोच, पहले पैसिव अप्रोच पे लिया जाता था, ठीक है। लेकिन अब एक्टिव अप्रोच इज नाउ रिसीविंग मोर अटेंशन। एक्टिव अप्रोच मतलब एकदम घुसे रहना इन्वेस्टिंग में, उसे एक्टिव कहते हैं। एक्टिव और पैसिव इन्वेस्टिंग पढ़ लेना है एक बार, छोटा सा टॉपिक है, कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है यार? बॉन्ड के बारे में बताना है यार, मैं बता देता हूँ अभी, हैंड टू हैंड है ना भाई, क्या दिक्कत है, सबके साथ बता देता हूँ बॉन्ड के बारे में। बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड होता है कर्जा। क्या होता है? कर्जा। चलो इजी लैंग्वेज में यहाँ पे समझ लेते हैं फटाफट से, फालतू में रफ करूंगा और फिर पूरा लिखूंगा, इससे बढ़िया है साथ के साथ समझा देता हूँ। देखो ये है गवर्नमेंट, क्या है ये? गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट है, ये इंडिया का फ्लैग है ना, ये इंडियन गवर्नमेंट है, ठीक है। और ये है एक प्राइवेट कंपनी, ठीक है, प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी। और ये है हम लोग, ठीक है। अब इनको चाहिए पैसा, क्या चाहिए इनको? पैसा। क्या चाहिए इनको? पैसा। अब ये बोलेंगे कि यार मैंने बहुत शेयर इशू कर दिए, मेरी ओनरशिप, इस कंपनी की ओनरशिप बहुत सारे लोगों के पास है, ऐसा करता हूँ और थोड़ा सा कर्जा ले लेता हूँ। तो ये गई पब्लिक के पास, भाई शेयर नहीं दूंगा, कर्जा दे दो मुझे थोड़ा सा, तुम्हें उस पर ब्याज मिलता रहेगा। उसने बोला ले भाई पैसे ले मेरे से। उसने बोला तू भी ले पैसे। उसने बोला तू भी ले पैसे। ले पैसे, ले पैसे ले। इन सब ने क्या दिए ना? पैसे दे दिए, पैसे दे दिए, पैसे दे दिया। अब इसने बदले में दिया एक पर्चा, एक पर्चा। यहाँ पे लिखा था कि तुमने मुझे 1 लाख रुपए दिए, तुमने मुझे 10 लाख रुपए दिए, तुमने मुझे 20 लाख रुपए दिए, ठीक है। इस पे इतना परसेंट रेट हर हर साल का मिलेगा, ठीक है। और ये इतने टाइम तक के लिए है, ठीक है, जैसे कि 5 साल, ठीक है। अब ये बन गया तुम्हारा बॉन्ड। क्या होगा? बॉन्ड। बॉन्ड एक कर्जा होता है जो कि
अब ऐसे ही सेम काम गवर्नमेंट भी करती है, गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, ये इधर करेगी इनको, ठीक है, हाँ, ये इनको बॉन्ड दे देगी, तो यही ये होता है बॉन्ड, ठीक है, ये होता है बॉन्ड। आया समझ, बहुत इजी है। बॉन्ड एक कर्जा होता है, कर्जे का कागज होता है, उस कागज को बॉन्ड कहा जाता है बेसिकली, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, इसमें रेट एंड टाइमलाइन एंड कितना अमाउंट दिया है वो इसमें लिखा रहेगा, ठीक है। हाँ ठीक है, बॉन्ड समझ आ गया, बहुत इजी था, इसमें कोई मुश्किल नहीं था। इसकी डेफिनेशन एक बार मैं पढ़ के सुना देता हूँ आप लोगों को, अगर इसमें होगी तो। वीडियो में ज़्यादा लंबी नहीं होने देना चाहता, ठीक है। बॉन्ड डिवेंचर, ओके, बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक, अच्छा इसका कैरेक्टरिस्टिक डेफिनेशन। अब बॉन्ड इज अ सिक्योरिटी इशूड कंजक्शन विद अ लोन एग्रीमेंट, एक लोन एग्रीमेंट के साथ इशू होता है, ठीक है। द बोरोवर हैड इशू टू इन्वेस्टर, ओके, ऑब्लिगेशन, इट रिक्वायर्स द इशूअर टू पे द बॉन्ड होल्डर स्पेसिफाइड अमाउंट्स, ठीक है, बेसिक सी बात है, बता चुका हूँ। अच्छा हाँ, की पैरामीटर्स है इसमें कुछ। अच्छा, द अमाउंट, ये जो अमाउंट इसके ऊपर लिखा रहता है ना, ये 1 लाख लिखा रखा मैंने, इसे पार वैल्यू कहते हैं, क्या कहते हैं, पार वैल्यू, क्या कहते हैं मेरे भाई, पार वैल्यू, ठीक है। सम दैट द इश्यूअर गारंटीज टू पे बैक व्हेन द बॉन्ड मैच्योर, बॉन्ड के मैच्योरिटी पे, एट द टाइम ऑफ बॉन्ड मैच्योरिटी, ये जो इश्यूअर है, इश्यूअर कौन होता है, कंपनी होती है या तो गवर्नमेंट होती है, इश्यूअर इस ये पैसा वापस कर देता है जो भी उस बॉन्ड का होल्डर होता है। कूपन रेट, इस इंटरेस्ट रेट को हम क्या कहते हैं, कूपन रेट कहते हैं, क्या कहते हैं मेरे भाई, कूपन रेट कहते हैं, याद रहेगा। ओके, मैच्योरिटी डेट, यहाँ पे डेट भी लिखी रहती है, जैसे मैंने टाइम लाइन लिख दी, यहाँ पे डेट लिखी रहती है कि इतने टाइम से इतने टाइम तक, ठीक है। अब डिफरेंस क्या होता है तुम्हारे बॉन्ड्स और स्टॉक में, इसे भी फटाफट से समझ लेते हैं। जो अब हमें पढ़ना है वो है हमारा बॉन्ड्स और स्टॉक में छोटा सा डिफरेंस। तो एक बार जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं स्टॉक क्या होता है। एक कंपनी ने क्या रिलीज किया अपना, और रिलीज करो, इशू किया आईपीओ, पहली बार शेयर इशू किया, उसे कहते हैं आईपीओ। अब एक शेयर होल्डर ने इस आईपीओ को खरीद लिया और इसको किसी और को बेच दिया, फिर इसने इसे खरीद लिया किसी और को बेच दिया, और अब यहाँ से यहाँ तक ये क्या बन गया, स्टॉक बन गया, ठीक है। जब शेयर को बेच दिया जाता है आगे तो वो स्टॉक बन जाता है, एक तरीके से ऐसा समझो तो, ठीक है। चलो स्टॉक, चलो शेयर ये हो गया। अब आगे समझते हैं। सबसे पहले पैरामीटर दे रखे हैं बॉन्ड्स और स्टॉक में, मतलब मीनिंग में, ऑन द बेसिस, पैरामीटर यानी बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, मीनिंग में बॉन्ड्स क्या होता है, बॉन्ड्स आर फंड्स दैट रेप्लिकेट द परफॉर्मेंस ऑफ द बेंचमार्क मार्केट इंडेक्स, बेसिकली इतना समझ लो। बॉन्ड्स क्या होता है, बॉन्ड्स एक कर्जे का कागज होता है, ठीक है, जो कि कंपनी के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा उसे दिया जाता है, बॉन्ड होल्डर को दिया जाता है, और जिसमें क्या क्या लिखा रहता है बता चुका हूँ। स्टॉक क्या रहता है, स्टॉक्स आर इंस्ट्रूमेंट दैट फोकस ऑन द प्रोस्पेक्ट ऑफ ओनरशिप, स्टॉक किसमें फोकस करता है, प्रोस्पेक्ट ऑफ ओनरशिप में, एक्सटेंडेड बाय कंपनीज, ठीक है, एक्सचेंज फॉर फंड्स, ओके, एक्सचेंज किया जाता है किसके द्वारा, फंड्स के द्वारा, ठीक है। पैसा दो स्टॉक लो, पैसा दो स्टॉक लो, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट, इसकी कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होती, इसकी होती है, बेसिकली बात है। अभी यहाँ पे एक और लिख देता हूँ, मैच्योरिटी डेट इसकी होती है, इसकी नहीं होती। इंस्ट्रूमेंट, अब इंस्ट्रूमेंट देख लेते हैं। बॉन्ड इज ए डेप्ट इंस्ट्रूमेंट, ये क्या है, डेप्ट इंस्ट्रूमेंट, ये क्या कर्जा है, डेप्ट इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ साथ के साथ। और ये क्या है, स्टॉक इज एन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, स्टॉक क्या है, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, ओनरशिप मिलती है इसमें, इक्विटी। इशुएंस, किन किन के द्वारा इशू किया जाता है, ये किया जाता है क्रेडिट इंस्टीट्यूशन के द्वारा, क्रेडिट इंस्टीट्यूशन के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, पब्लिक कंपनी के द्वारा, ठीक है, और पब्लिक सेक्टर अथॉरिटीज एक ही बात है, ठीक है। और ये भी पब्लिक कंपनी के द्वारा किया जाता है, सिर्फ पब्लिक कंपनी के द्वारा, प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती इशू पब्लिक में, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा नहीं किया जाता। और इसमें आपके कॉर्पोरेशंस वगैरह और लिखा हुआ है यहाँ पे, वो देख लेना। रिटर्न इसमें कम होता है, रिटर्न इसमें कम होता है किसके मुकाबले, इसके मुकाबले, स्टॉक के मुकाबले, और स्टॉक में ज्यादा होता है। बेनिफिट, इसमें देखो इसमें क्या बेनिफिट मिलता है, द बॉन्ड होल्डर्स आर गिवन प्रायोरिटी ड्यूरिंग रिपेमेंट एंड लिक्विडेशन। अगर देखो बेनिफिट क्या होता है, अगर लिक्विडेशन हो रही हो कंपनी की, कंपनी बंद हो रही हो, ठीक है, तो बॉन्ड होल्डर को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। लेकिन अगर मान के चलो कंपनी के वोटिंग राइट वगैरह है, तो शेयर होल्डर, स्टॉक होल्डर, इनको इनके अपने इनके पे वो क्या होता है, वोटिंग राइट होते हैं, क्या होता है, वोटिंग राइट होते हैं। रिस्क इसमें कम होता है क्योंकि हर टाइम एक फिक्स्ड पेमेंट आती है और इनको पेमेंट भी पहले दी जाती है, इसमें बहुत ज्यादा रिस्क होता है, हाई रिस्क, ठीक है। और मैच्योरिटी डेट तो हमने बताई दी, एक में होती है, एक में नहीं। चलो ठीक है, ये चैप्टर हमारा पूरा समाप्त होता हुआ, ठीक है, सब कुछ हमने समझ लिया। नेक्स्ट इस वीडियो के एंड की ओर चलते हैं और खत्म कर देते हैं सबको, सबको मीन्स चैप्टर को। सो नेक्स्ट जो हमें चैप्टर पढ़ना है, ये आपका यूनिट 3 में ही नेक्स्ट चैप्टर अब है हमारा, म्यूचुअल फंड्स एंड
एक्सचेंज ट्रेड फंड्स ईटीएफ्स। ठीक है, सबसे पहले हम म्यूचुअल फंड की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, हमारे नोट्स में क्या दी गई है। देखो, म्यूचुअल फंड इज अ प्रोफेशनली मैनेज इन्वेस्टमेंट स्कीम रन बाय एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी। एक ये क्या बोलते हैं, ये एक म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट स्कीम होती है जो कि एएमसी के द्वारा चलाई जाती है, जिसका मतलब होता है असेट मैनेजमेंट कंपनी के द्वारा चलाई जाती है। इट पूल्स मनी फ्रॉम ग्रुप ऑफ पीपल एंड इन्वेस्ट्स टू वेरियस सिक्योरिटी। ठीक है, ये बहुत सारे लोग हैं, ये लोग कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग हैं, और ये एएमसी है। एएमसी यानी कि म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, म्यूचुअल फंड्स ये इन सारे लोगों से पैसा पूल करती है, यानी पैसा मंगवाती है। ठीक है, पैसा मंगवाती है और इस पैसे को क्या करती है, इन्वेस्ट करती है। क्या करती है, इन्वेस्ट करती है। और ये इन्वेस्ट करता कौन है, इनके पास बहुत पढ़े लिखे, बहुत एक्सपर्टाइज्ड इन्वेस्टर्स होते हैं, फंड मैनेजर्स होते हैं, जो कि इस पैसे को बहुत ज्यादा मार्केट को पढ़कर इन्वेस्ट करते हैं और इस पैसे की वैल्यू को बढ़ाते हैं, इस पैसे को बढ़ाते हैं। ठीक है, सेबी रेगुलेशन डेफिनेशन। According to SEBI, mutual fund regulation 1996, it's established in the form of a trust to raise funds by selling units to the public under different scheme. बेसिकली सेबी ने क्या डेफिनेशन दिया है, एक ट्रस्ट है, क्या एक ट्रस्ट है, टू रेज फंड्स बाय सेलिंग यूनिट्स टू द पब्लिक। ठीक है, ये फंड को रेज करती है। ठीक है, फंड रेस होता है। ठीक है, टू रेज फंड्स, ट्रस्ट टू रेज फंड्स बाय सेलिंग यूनिट्स टू द पब्लिक अंडर डिफरेंट स्कीम्स फॉर इन्वेस्टिंग इन मनी मार्केट। ठीक है, इन्वेस्टिंग करना है किसमें, मनी मार्केट में। पहले कह रहा हूं मनी मार्केट, दो टाइप के मार्केट होते हैं, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, याद होगा तुम लोगों को। ठीक है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट सिक्योरिटीज, गोल्ड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स और रियल एस्टेट एसेट्स, इन सब पे इन्वेस्ट हो जाता है। ठीक है, बेसिकली अब हमें अगला जो पढ़ना है वो पढ़ना है म्यूचुअल फंड्स और डायरेक्ट। अच्छा, म्यूचुअल फंड से क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। क्या है, इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, पहली बता रहा हूँ। इनडायरेक्ट मतलब जो हमारे द्वारा नहीं करी जाती, बट हम करवाते हैं किसी और के द्वारा। ये कैसे हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे इन्वेस्टर्स ने पैसा म्यूचुअल फंड्स में लगाया। अब बेसिकली मैं इजीली समझा देता हूँ कि म्यूचुअल फंड्स होता क्या है। म्यूचुअल फंड्स भाई कंपनी होती है, वो क्या करती है, वो नए इन्वेस्टर्स, हम जैसे नए इन्वेस्टर्स, जैसे मैं और आपके नए इन्वेस्टर्स, हमारा पैसा लेंगे, हमारा पैसा लेने के बाद उस पैसे को मार्केट में लगाएगी और उसको बढ़ा देगी। उसमें से कुछ पैसा अपने पास रखती है और कुछ पैसा हमारे हवाले कर देती है। ठीक है, मतलब कुछ पैसा क्या हमारा जो है उससे वो बढ़ जाता है और वो कुछ पैसा उसमें से अपना ब्रोकरेज काट लेती है। बेसिकली एक ब्रोकर की तरह काम करती है ये। ठीक है, बट इसके अंदर बहुत से एक्सपर्टाइज, बहुत पढ़े लिखे अच्छे लोग रहते हैं। ओके, लोग कह रहा हूँ, इन्वेस्टर्स रहते हैं। ठीक है, फंड मैनेजर रहते हैं बेसिकली। ठीक है, बता दिया मैंने, ये चीज समझा दी। अब ये एक इनडायरेक्ट मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया, क्योंकि इसमें पैसा तो हमारा जा रहा है बट इन्वेस्ट कोई और कर रहा है, दिमाग किसी और का लग रहा है, दिमाग किसी और का खर्च हो रहा है, टाइम किसी और का खर्च हो रहा है, हमारा सिर्फ क्या जा रहा है, पैसा जा रहा है। ओके, दूसरी चीज, अब यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स और डायरेक्ट मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा डिफरेंस बताया, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले डिसीजन मेकिंग। म्यूचुअल फंड्स क्या है, इनडायरेक्ट मोड है। डायरेक्ट मोड यानी हमारे द्वारा, इनडायरेक्ट मोड यानी म्यूचुअल फंड्स को भी इनडायरेक्ट मोड कहा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले डिसीजन मेकिंग किसके द्वारा की जाती है, इसमें द फंड मैनेजर मेक्स इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ ए ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर। ये ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर है, इनके बिहाफ पे कौन ले रहा है, फंड मैनेजर, एफएम। एक फंड मैनेजर क्या ले रहा है, डिसीजन ले रहा है। समझ आ गया। इसमें एक इन्वेस्टर, हम इन्वेस्टर है, हमें खुद डिसीजन लेना पड़ता है। ठीक है, इसमें यू मेक ऑल इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट चॉइसेस। ठीक है, हमें खुद, तुम्हें खुद इसमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना पड़ता है। डाइवर्सिफिकेशन, अब ये इसका मतलब समझो, मनी इज पूल्ड अलाउइंग ऑटोमेटिक डाइवर्सिफिकेशन अक्रॉस वेरियस एसेट्स। अब हमारा पैसा इन पे क्या है, अब ये अपने हिसाब से ना अलग अलग हमारे पैसे को और डाइवर्सिफाई करके मार्केट में लगाते हैं। ठीक है, ये किसके द्वारा होता है, फंड मैनेजर के द्वारा ही होता है। ठीक है, और इसमें यू डिसाइडेड, अब इस वाले में ये यू तो ऊपर थोड़ा सा कर देता हूं, इसमें हम ही डिसाइड करेंगे। इसमें यू डिसाइडेड, ठीक है, मतलब डायरेक्ट मोड में डाइवर्सिफिकेशन का बता रहा हूं आपको। इसमें आप डिसाइड करोगे कि किस तरीके से उसको डाइवर्सिफाई करना है और कैसे कहां लगाना है। कंट्रोल, इसमें सारा कंट्रोल किसका, इसमें हमारा कंट्रोल बहुत कम होता है, लेकिन देखो म्यूचुअल फंड्स में हमारा कंट्रोल बहुत कम होता है और फंड मैनेजर का कंट्रोल बहुत ज्यादा होता है हमारे पैसे के ऊपर, और इसमें सारा कंट्रोल हमारे पास होता है, इसमें फंड मैनेजर के पास होता है। ठीक है, मैनेजमेंट, इसमें सादा फंड मैनेजर इसको पूरे को मैनेज करता है। ठीक है, बेनिफिट्स, इसको पढ़ के बता देता हूँ। बेनिफिट्स डायरेक्टली फ्रॉम द एक्सपर्टाइज ऑफ ए प्रोफेशनल फंड मैनेजर। बेसिकली बात है, वही बात बता रहा है कि बेनिफिट्स तो होता है इसमें, और हमारा पैसा वही है, एक एक्सपर्टाइज फंड मैनेजर अपना अब करता है। और इसमें यू टेक फुल सोलो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजिंग योर ओन इन्वेस्टमेंट, और इसमें हमारे पास सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। इसका मैनेजर कौन होता है, हमारे पास। डायरेक्ट मोड में मैनेज कौन करता है पैसों को, हम मैनेज करते हैं। अब म्यूचुअल फंड्स के कुछ
एडवांटेजेस पढ़ लेते हैं जल्द से जल्द। रिस्क डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है। बेसिकली मान के चलो कि हम नए इन्वेस्टर है, हमने स्टॉक में खुद से पैसा लगा रखा है और थोड़ा सा पैसा म्यूचुअल फंड्स में लगा रखा है, ठीक है, म्यूचुअल फंड्स में लगा रखा है, तो हमारा पैसा क्या होगा, डाइवर्सिफाई हो गया। अब अगर ये पैसा बाई चांस डूबता है तो ये नहीं डूबने वाला, क्योंकि इस पैसे को कोई और मैनेज करता है और ये पैसा बढ़ता रहता है, ज्यादा नहीं घटता है, कभी भी घटता ही नहीं, कहने का मतलब है। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, जब हम पैसा अपना म्यूचुअल फंड्स में लगाते हैं तो हमारा पैसा एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर जो है उसको मैनेज करता है, तो इसलिए हमारे पैसे को क्या मिलता है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट मिलती है, ठीक है। ओके, ये चीज हो गई। हाँ, मैं इसको एक बार नोट्स में भी पढ़ के बता देता हूँ। मैनेज बाय एक्सपर्ट फंड मैनेजर हु कंटिन्यूसली एनालाइज मार्केट ट्रेंड्स एंड कंपनी परफॉर्मेंस टू मेक डेटा बैक्ड डिसीजन। अच्छे डिसीजन लेने के लिए, डेटा बैक्ड डिसीजन लेने के लिए हम मार्केट को कंटिन्यूसली पढ़ता रहता है कौन, फंड मैनेजर। अफोर्डेबिलिटी एंड कन्वीनियंस, इसको पढ़ के बता देता हूँ। रिटेल इन्वेस्टर कैन एक्सेस ब्रोडर मार्केट्स, जो रिटेल इन्वेस्टर होता है वो ब्रोडर मार्केट को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, विद रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट्स ऑफ कैपिटल। इन्वेस्टर बाय सेल यूनिट द डेली नेट एसेट वैल्यू, बेसिकली वही है कि इन्वेस्टर अपना डेली जो है असेट्स को बेच सकता है, खरीद सकता है, इसमें लिक्विडिटी अच्छी खासी होती है, ठीक है। वही चीज लिखी हुई है कि ओपन एंडेड फंड्स अलाउ इजी रिडेम्पशन। ओ अभी मैं समझाऊंगा ओपन एंडेड फंड्स क्या होते हैं, ठीक है। मतलब म्यूचुअल फंड्स में एक ओपन एंडेड फंड्स होता है जो आराम से हम कभी भी रिडीम कर सकते हैं, ठीक है, उसी के बारे में बात रखी हुई है, ठीक है। मैंडेटरी, उसके बाद क्या, वेल रेगुलेटेड, बेसिक सी बात है कि स्कीम्स लाइक रेगुलेटेड डायरेक्टली बाय सेबी, किसके द्वारा रेगुलेटेड किया जाता है, सेबी के द्वारा। सेबी की फुल फॉर्म कमेंट में लिख के बताना, ठीक है। सेबी क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ओके। हाँ, आगे क्या लिखा है, हाँ ठीक है। टैक्स बेनिफिट, इसमें हमें क्या मिलता है, टैक्स बेनिफिट मिलता है। Schemes like equity linked saving schemes ELSS offer tax deduction under section 80C of the income tax act, ठीक है। बेसिकली बात है ये, हमें थोड़ा सा टैक्स बेनिफिट वगैरह प्रोवाइड हो जाता है यहाँ पे म्यूचुअल फंड। अब हमें एक छोटा सा और टॉपिक पढ़ना है म्यूचुअल फंड्स के ऊपर, क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स, फटाफट से उसे खत्म करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है वो पढ़ना है हमें, क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स। तो फटाफट पढ़ लेते हैं। सबसे पहले ये तीन बेस पे डिवाइड किया गया है, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट स्टाइल। सबसे पहले बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर में जाते हैं। सबसे पहले ओपन एंडेड फंड्स। देखो, ओपन एंडेड फंड्स डू नॉट हैव अ फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड। इन्वेस्टर कैन बाय और सेल यूनिट कंटिन्यूअसली एट एनी टाइम बेस्ड ऑन द फंड्स नेट एसेट वैल्यू। कभी भी तुम इसको खरीद सकते हो, बेच सकते हो, इसका कोई भी फिक्स्ड मैच्योरिटी टाइम नहीं होता है, ठीक है। कोई भी फिक्स्ड मैच्योरिटी टाइम नहीं होता है, ध्यान रखना है इस चीज को, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट देखते हैं। और उसके बाद क्लोज्ड एंडेड फंड्स, इनका कोई भी फिक्स्ड मैच्योरिटी टाइम नहीं होता है। हैव अ फिक्स्ड, हाँ, क्लोज्ड एंडेड फंड्स हैव अ फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड एंड अ फिक्स्ड नंबर ऑफ यूनिट्स। मैं क्या बोल रहा था, गलत बोल रहा था। इनके पास कोई भी फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड नहीं होता, बट इनके पास होता है क्लोज्ड एंडेड फंड्स के बाद, वही मैं बोलूँ, ठीक है। जो क्लोज्ड एंडेड फंड्स होते हैं इनके पास एक फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड होता है कि इससे पहले नहीं निकाला जा सकता पैसा, विच कैन ओनली बी बॉट ड्यूरिंग द इनिशियल न्यू फंड ऑफर। इसका एक एनएफओ निकलता है, एनएफओ न्यू फंड ऑफर, इसी के तहत इसे खरीदा जा सकता है, ठीक है। इसी टाइम पे इसे खरीदा जा सकता है। यूनिट जनरली कैन नॉट बी बॉट और रिडीम डायरेक्टली फ्रॉम द फंड, ठीक है। टू इन्वेस्टर्स कैन सेल यूनिट्स द स्टॉक एक्सचेंज इफ लिक्विडिटी परमिट्स, चलो ठीक है। और इंटरवल फंड्स क्या होता है, कॉम्बिनेशन फीचर ऑफ बोथ ओपन एंड क्लोज्ड फंड्स। इसका और इसका एक कॉम्बिनेशन है, ठीक है, इसका और इसका एक कॉम्बिनेशन है, ठीक है। इसमें क्या रहता है, दे परमिट इन्वेस्टर टू बाय सेल यूनिट, ये परमिट करते हैं, इन्वेस्टर को अलाउ करते हैं यूनिट्स खरीदने के लिए, बेचने के लिए, ठीक है, एट नेट असेट वैल्यू रिलेटेड प्राइस, ठीक है, ओके, एनएवी प्राइस। बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, अब इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव में रिलेटेड तीन है। डेप्ट फंड्स, बेसिकली जो म्यूचुअल फंड डेप्ट में पैसा लगाता है, जैसे बॉन्ड्स, डिबेंचर्स। इक्विटी फंड्स, जो इक्विटी में पैसा लगाता है। हाइब्रिड, इन दोनों का मिक्सर, बार बार से बता दिया, पढ़ के बता देता हूँ, ठीक है। इक्विटी फंड सबसे पहले आ रहा है। इन्वेस्टर प्राइमरी इन स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन, बेसिकली ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। और ये किस में पैसा लगाता है, ये एलटी लिखा हुआ है लॉन्ग टर्म, और ये इक्विटी में पैसा लगाता है, ठीक है। डेप्ट फंड्स इन्वेस्ट प्राइमरी इन फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज लाइक कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, डिवेंचर्स, ठीक है, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स, इसमें पैसा लगाता है ये, ठीक है। एंड एमिंग फॉर कैपिटल प्रिजर्वेशन एंड रेगुलर इनकम, और ये रेगुलर इनकम पे एम करता है। हाइब्रिड, इन दोनों का मिक्सचर, ठीक है, वही चीज है। हाइब्रिड इन्वेस्टमेंट इन बैलेंस मिक्स इक्विटी एंड डेब्ट एसेट टू अचीव अ बैलेंस बिटवीन कैपिटल ग्रोथ एंड इनकम।
इनकम और कैपिटल ग्रोथ दोनों को देख के चलता है। पैसिव फंड्स बेसिकली बात है कि एक बार पैसा लगा दो, म्यूचुअल फंड्स में हमने पैसा लगाया, अब म्यूचुअल फंड्स हमारे पैसों का करके एक बार लगा के छोड़ देगा, बढ़ता जाएगा, वो अलग चीज है, वो जाएगा पैसिव। एक होता है एक्टिव, इसमें हमारा, इसमें जो हम जहाँ पैसा लगाते हैं जिस म्यूचुअल फंड में, वो हमारा पैसा लेगा और एक्टिवली रोज मार्केट को स्टडी करेगा, रोज देखेगा और रोज हमारा पैसा बढ़ा जाएगा डेली बेसिस पे, ठीक है। इसमें एक्टिवली वर्क किया जाता है, ठीक है। पैसिव फंड्स एम, सबसे पहले पैसिव पढ़ते हैं। एम टू मिरर रेप्लिकेट द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्पेसिफिक मार्केट इंडेक्स, दे कैरी लोअर एक्सपेंसेस रेशियो, इसमें खर्चा भी कम होता है हमारा, ठीक है। फंड मैनेजर्स मेक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इसमें स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट डिसीजन बनाया जाता है किसमें, एक्टिव फंड्स में। एक्टिव फंड्स, फंड मैनेजर मेक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट डिसीजन टू एक्टिवली बीट द मार्केट इंडेक्स, बेसिकली मार्केट इंडेक्स को बीट करता है और क्या बोलते हैं, इसमें स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट बनाई जाती है। इसमें हमारा एक्सपेंस भी क्या लगता है, ज्यादा देता है। और इसमें एग्जांपल हमें दिया होगा, एग्जांपल हमें इसमें दिया हुआ है कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड, ठीक है। कोटक स्टैंडर्ड, वैसे एग्जांपल आएगा नहीं पर मैं फिर भी ऐसे बता दे रहा हूँ, मल्टी कैप फंड। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो भाई अपने फटाफट अंदाज में अब हम ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेड फंड को भी खत्म करते हैं। होता क्या है, देखो इसकी हिस्ट्री वगैरह है इसके अंदर, बट वो हमें नहीं पढ़ना, हमें थ्योरेटिकल नॉलेज में इतना नहीं जाना है। देखो पहली बात तो मैं नॉलेज की रिगार्डिंग भी पढ़ा रहा हूँ और पहली बात मैं एग्जाम ओरिएंटेड भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखना। चलो ईटीएफ क्या होता है, अच्छा ईटीएफ से पहले मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान के चलो कि यहाँ पे है मैंगो, ठीक है, मैंगो फ्रूट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे एप्पल, ठीक है, दो अलग अलग सीजन के फ्रूट्स है, चलो कोई नहीं, एग्जाम्पल ले रहे हैं बस। ये है पोमीग्रेट, ठीक है, पी लिख दिया समझ जाना, एप्पल पोमीग्रेट है। यहाँ पे बनाना है, ये तो खैर हर सीजन में पाया जाता है। यहाँ पे पाइनएप्पल है, ठीक है, पाइनएप्पल है। तो मैंने सोचा कि यार मैं 3 ये ले लेता हूँ, 2 ये ले लेता हूँ, 1 ये ले लेता हूँ, 5 ये ले लेता हूँ, 4 ये ले लेता हूँ। तो तुम फिर ना, मैंने सोचा यार जहां तक मुझे याद आ रहा है कि दिवाली के टाइम पे ना गिफ्ट्स बनते हैं लोगों के, उसमें सारी फ्रूट्स का एक गिफ्ट होता है, गुच्छा होता है, क्यों ना मैं वो ले लूं, उसमें मुझे ये सब मिल जाएगा। मैंने बोला हाँ ये अच्छा आइडिया रहेगा, इस सब उसमें मुझे सब मिल जाएगा, पैसे भी कम लगेंगे मेरे को घूमना भी कम पड़ेगा, एक ही जगह में सब हो जाएगा, बस यही है ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेड फंड। ईटीएफ क्या है, हमारा निफ्टी 50 है, मान के चलो निफ्टी 50 है, इसके अंदर टॉप 50 कंपनीज है हमारे, है ना, टॉप 50 कंपनीज है। तो उस टॉप 50 कंपनीज में सब 50 की 50 कंपनी में एक साथ पैसा लगाते हैं, किसके द्वारा, निफ्टी 50 के एक्सचेंज ट्रेड फंड ईटीएफ के द्वारा। तो अगर हम वो निफ्टी 50 का एक वो खरीद, तो यानी हमारे 50 कंपनी में पैसा लगा, वाह क्या शानदार चीज है। तो ईटीएफ क्या मैंने समझा दिया, तो मैं बातों में क्या होता है ईटीएफ, इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं ईटीएफ का। तो एन एक्सचेंज ट्रेड फंड इज अ टाइप ऑफ पूल्ड इन्वेस्टमेंट फंड दैट होल्ड्स अ बास्केट ऑफ डाइवर्सिफाइड एसेट्स, होल्ड अ बास्केट ऑफ, ईटीएफ क्या होता है, ये होता है बास्केट ऑफ डाइवर्सिफाइड असेट्स। असेट्स किस किस टाइप के, बॉन्ड्स, स्टॉक्स, शेयर्स एक्सेट्रा, ठीक है। एंड ट्रेड्स कंटिन्यूअसली ऑन अ पब्लिक स्टॉक एक्सचेंज एट रियल टाइम मार्केट प्राइसेस जस्ट लाइक इंडिविजुअल कंपनी शेयर्स। और ये रियल टाइम मार्केट में ही होता है, मतलब वही जो सुबह का टाइम रहता है ना 9:15 से लेकर रात शाम को 3:20 तक, दोपहर के 3:20 तक जो भी टाइम रहता है वो है, ठीक है, उस टाइम में इसे किया जा सकता है। और ये एक असली कंपनी के शेयर की तरह इसका भी प्राइस बढ़ता है और घटता है, ठीक है। एडवांटेजेस, डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि रिप्रेजेंट अ बास्केट एसेट्स प्रोवाइडिंग इंस्टेंट डाइवर्सिफिकेशन टू स्प्रेड रिस्क एंड रिड्यूस द इंपैक्ट ऑफ सिंगल अंडर परफॉर्मिंग सिक्योरिटी। बेसिक सी बात है, अगर इसमें पैसा लगा तो तुम्हारा पैसा डाइवर्सिफाइड हो रहा है, पहले ही डाइवर्सिफाइड हो रहा है, क्योंकि इससे काफी सारी कंपनीज में पैसा जा रहा है ना, और इससे तुम्हारे पैसे डूबने के चांसेस कम होता है। लिक्विडिटी एंड इंट्राडे ट्रेडिंग, बेसिकली इसमें लिक्विडिटी कब रहता है, तो मार्केट टाइम में, इन मार्केट टाइम में, एट मार्केट टाइम में, मार्केट टाइम ये बार बार बोलना है, एट मार्केट टाइम में तुम्हारा अपना पैसा निकाल सकते हो। ट्रांसपेरेंसी इसमें काफी ज्यादा होती है। मोस्ट ETF डिस्क्लोज देयर पोर्टफोलियो होल्डिंग्स ऑन अ डेली बेसिस हेल्पिंग इन्वेस्टर मेक इन्फॉर्म्ड चॉइसेस। सारे ETFs लगभग अपना प्राइस शो कर देते हैं, तो ये एक इन्वेस्टर को चॉइस करने में अच्छा लगता है कि ये ETF लो या ये मत लो, लोअर कॉस्ट। इसमें कॉस्ट कैसी होती है, कम होती है। दे जनरली हैव लोअर एक्सपेंस रेशियो देन ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड्स, म्यूचुअल फंड्स के मुकाबले इसमें कॉस्ट कम लगता है, बेसिक सी बात है, क्योंकि इसमें कोई भी थर्ड पार्टी नहीं आ रहा है बीच में, हम डायरेक्ट अपना पैसा इन्वेस्टमेंट में डाल रहे हैं, ठीक है ना, ETF में डाल रहे हैं। ओके, तो इसमें जो पैसा लगता है वो कम लगता है,
ठीक है, गेन्स विच ऑफर। अच्छा, इसमें टैक्स बेनिफिट भी ऐड कर लेना, टैक्स बेनिफिट भी होता है इसमें, एक्सेसिबिलिटी आ जाते हैं। अलाउज इन्वेस्टर टू एक्सेस वेरियस असेट, ये इन्वेस्टर को अलाउ करता है कि वेरियस टाइप ऑफ असेट को हम एक्सेस कर सकते हैं एक ही यूटीएफ से, ठीक है, जैसे स्टॉक, बॉन्ड्स, कमोडिटी, विदाउट नीडिंग ह्यूज अमाउंट्स ऑफ कैपिटल। और ज्यादा कैपिटल हमें नहीं चाहिए होता, जैसे निफ्टी के 50 है तो 50 के लिए 50 अलग अलग शेयर के अलग अलग कैपिटल नहीं, एक ही में एक ही कैपिटल, कम कैपिटल में भी सारा हो जाएगा। अब एक छोटा सा डिफरेंस हमें देखना है स्टॉक का और ईटीएफ का, अब देखते हैं। तो अब हमें पढ़ना है डिफरेंस, ठीक है, ईटीएफ और म्यूचुअल फंड में। तो सबसे पहले ट्रेडिंग एंड लिक्विडिटी। लिक्विडिटी किसमें सबसे ज्यादा होती है? ट्रेडिंग, ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज एट रियल टाइम मार्केट प्राइसेस थ्रू आउट द डे, सपोर्ट्स लिमिट एंड स्टॉप ऑर्डर, ठीक है। देखो इसमें क्या रहता है, ये मार्केट टाइम पे रहता है, बेसिकली मार्केट टाइम में हम कभी भी इसको ट्रेड कर सकते हैं इन पर, ठीक है, उनको खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। लेकिन इसमें हमें एट द टाइम ऑफ ओपनिंग के टाइम इन्हें खरीदना होता है, सुबह 9 या 10 बजे का इनका टाइम रहता है, और इसकी जो नेट एसेट वैल्यू जो हमें दिखती है वो शाम के टाइम पे जब इनका क्लोजिंग होता है उसके बाद दिखती है, ठीक है। तो ये ज्यादा लिक्विडिटी है बेसिकली देखा जाए तो। उसके बाद आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या है इसमें? हाईली एक्सेसिबल इन्वेस्टर कैन परचेस एज लिटिल एज सिंगल शेयर, कम से कम इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, ठीक है। क्या लाइन बोली है इसमें? इन्वेस्टर कैन परचेस एज लिटिल अ सिंगल शेयर, इसमें सिंगल शेयर भी इन्वेस्टर खरीद सकता है, तो इसमें कम चाहिए होती है, इसमें कम चाहिए होती है म्यूचुअल फंड्स के मुकाबले बेसिकली। फ्रीक्वेंटली कैरी फिक्स्ड मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड डिपेंडिंग ऑन द स्कीम, स्कीम पे डिपेंड करेगा, डिपेंड ऑन स्कीम कि कितना पैसा लाना है। कोई स्कीम 10,000 रुपए से स्टार्ट होगी, कोई 20 से स्टार्ट होगी, तो डिपेंड ऑन स्कीम, स्कीम पे डिपेंड होगा म्यूचुअल फंड्स में। मैनेजमेंट स्टाइल, ठीक है, यानी कि मोस्टली पैसिव, ठीक है, रेप्लिकेटिंग अ स्पेसिफिक इंडेक्स थ्रू एक्टिवली मैनेज ईटीएफ्स डू एग्जिस्ट, मतलब ये पैसिव है ना, पैसिव है, मतलब एक बार लगा के छोड़ना होता है, बढ़ता जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या रहेगा? कैन बी एक्टिवली मैनेज्ड, हो सकता है, कैन बी एक्टिवली मैनेज, कैन बी एक्टिवली मैनेज, एक्टिवली मैनेज। और ये मैनेज कौन करता है? एक्टिवली मैनेज हो सकता है, ये किसके द्वारा होता है? वैसे भी फंड मैनेजर के द्वारा होता है। और पैसिवली मैनेज, इसमें पैसिवली भी है भाई, ठीक है, एक्टिवली भी है और पैसिवली भी है, उसमें दोनों है, इसमें सिर्फ मोस्टली पैसिव है। फीस एंड एक्सपेंस, इसमें कम होता है, इसमें ज्यादा होता है, इसमें क्योंकि हम खुद कर रहे होते हैं, और इसमें फंड मैनेजर कर रहा होता है, ठीक है। जनरली लोअर एक्सपेंस रेशियो, हाउएवर इन्वेस्टर माइट इनकर स्टॉक ट्रेडिंग कमीशंस, ठीक है। और इसमें हायर एक्सपेंस रेशियो स्पेशली एक्टिव फंड्स में चार्ज फंड एंड और बैक एंड सेल लोड्स, मतलब इसमें ज्यादा चार्ज लगता है बेसिकली। और उसमें फंड्स, एक्टिव फंड्स, इस एक्टिव फंड्स हमने पढ़ लिए थे क्या होते हैं ना, हमने लास्ट में क्लासिफिकेशन में 2 पढ़े थे ना, उसमें एक्टिव फंड। टैक्स एफिशिएंसी इसमें कम है बेसिकली, बता देता हूँ। मोर टैक्स एफिशिएंट ड्यू टू द इनकाइंड स्ट्रक्चर विच मिनिमाइज कैपिटल गेन्स, इसमें क्या बोलते हैं हमारा टैक्स एफिशिएंट ज्यादा है। टैक्स एफिशिएंट क्या होता है? मोर टैक्स एफिशिएंट, यानी कि एफिशिएंट मतलब हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी कि मतलब बचाना, एफिशिएंट मतलब एफिशिएंसी हमने पढ़े हुए है ना कि इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी है ना, तो एफिशिएंसी यानी बचाना को, उसके लगे हुए रिसोर्सेज को बचाना। तो टैक्स बचाना, इसमें ज्यादा टैक्स बचता है, इसमें कम टैक्स बचता है, ठीक है मेरे भाई। बेसिक से जो है एक बार कर लेना। मैंने अपनी तरफ से 3rd यूनिट पूरी कंप्लीट करवा दिया जल्द से जल्द, ठीक है। ये मैंने बहुत बड़ा चैप्टर था, अगर तुम देखो, फिर भी मैंने इतना बड़ा जो यूनिट है ये जल्द से जल्द कंप्लीट करा दिया। अगला यूनिट बहुत छोटा होगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, खत्म करवा दूंगा जल्द से जल्द, ठीक है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लगभग ये 139 से शुरू हुआ था एंड 220 तक था ये, ठीक है। तो जय हिंद मेरे दोस्तों, अच्छी लगी वीडियो तो एक बार लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना, पिन कमेंट सेक्शन जरूर कर लेना एक बार।